सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, जी हाँ, हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के एक और न्यू सैम्पल पेपर के रिगार्डिंग। सीबीएसई ने आपकी प्रैक्टिस के लिए जो है एक और सैम्पल पेपर जो है लॉन्च कर दिया था बहुत पहले ही, लेकिन वो जो है इंग्लिश में करता है जब भी करता है, और आप हैं हिंदी मीडियम के छात्र और आपका कोई ना है सहारा। तो भैया आपके लिए हमने जो है इस प्रैक्टिस सैम्पल पेपर को हिंदी में जो है पूरा का पूरा कन्वर्ट कर दिया है, और आज हम जो है इसके सोल्यूशन के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। 1-2 मिनट में बकवास करूँगा, पहले आप ज़रा ध्यान से सुन लीजिए। ये जो है सैम्पल पेपर सीबीएसई का ऑफिशियल सैम्पल पेपर है, ठीक है। ये मेरे द्वारा बनाया गया सैम्पल पेपर नहीं है, ये सीबीएसई ने ही, आप सीबीएसई के वेबसाइट पे जाके एडिशनल पेपर में आप इसको देख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये सीबीएसई का, और इसमें भाई बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के एक से एक खतरनाक क्वेश्चन इसके अंदर जो है दिए गए हैं। मुझे ये सैम्पल पेपर जो है बहुत ही पसंद आया है। बहुत सारे स्टूडेंट, सर मेरे को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, मेरा 17 को एग्ज़ाम है ये वो। तो भाई मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सारे सीबीएसई के पेपर, सैम्पल पेपर, हर चीज़ की मैं वीडियो बना चुका हूँ। प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और आपको जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन केवल इसके भरोसे नहीं रहना है, सारे के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे के सारे आपको जो है जितने भी सैम्पल पेपर, प्रैक्टिस पेपर जितने भी अपलोड हैं वो सारे के सारे देख कर जाने हैं, ठीक है। और सारा इंडियन का डेटा आपको सब कुछ लर्न करके जाना है, केवल एक पेपर के भरोसे आपका कल्याण नहीं हो सकता। फिर आप मुझे बोलते हो अब भाई इसमें से तो जो है आया ही नहीं, मैं तो बस यही पढ़ के गया था। अब एक पेपर पढ़ने से तुम पूरे साल में थोड़ी ना आपका कल्याण हो जाएगा। इसको आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, तो आप इसको जो है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बार बार कह रहा हूँ, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारा का सारा डेटा और सारे के सारे पेपर, तब जाके आपका कल्याण होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पूछे गए हैं। अब बकवास बहुत हो गई है, मुद्दे को शुरू करते हैं। ये डिस्क्रिप्शन में आएगा, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आप जानते ही हैं 20 एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। 3 नंबर वाले 4 क्वेश्चन आएंगे, और 6 नंबर वाले जो हैं आपके इस पेपर में जो है 6 नंबर वाले भी क्वेश्चन हैं, जिसका आपको जो है यहाँ लिखा हुआ है, देख लीजिएगा कितने कितने क्या क्या है। अब हम यहाँ पे जो है बात करते हैं सबसे पहले समष्टि अर्थशास्त्र के रिगार्डिंग। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर आपको टोटल 17 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, जिसके अंदर 10 एमसीक्यू है। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, एक एक एमसीक्यू भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कहता है कि समग्र मांग जो है वो उपभोग और निवेश व्यय का जोड़ होती है या योग होती है। क्या ये स्टेटमेंट सही है, क्या ये स्टेटमेंट गलत है? मतलब एग्रीगेट डिमांड जो है वो उपभोग और निवेश व्यय का जो है, उपभोग को कहते हैं सी और निवेश को कहते हैं आई। तो क्या समग्र मांग सी प्लस आई का जोड़ होती है? क्या ये बात ठीक है, क्या ये बात गलत है? तो भाई ये बात तो बिल्कुल आपको ठीक कही गई है। अब ये जो स्टेटमेंट 2 लिखी गई है बहुत ही ज़बरदस्त है। कह रहा है कुल उपभोग जो होता है ना, ये एक तो होता है स्वायत्त घटक और एक होता है प्रेरित घटक। ये क्या लिखा गया है? तो ये भाई वही बच्चा बता सकता है जिसका बिल्कुल बेस जो है बिल्कुल क्लियर है। तो सबसे पहले तो आपको भोग फलन पता होना चाहिए। भोग फलन क्या होता है? तो भोग फलन जो है ये होता है C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। ये होता है आपका उपभोग फलन, ठीक है। तो ये आप कह सकते हो भोग के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है ये फर्स्ट पार्ट, आप इसको कह सकते हो, ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट होता है, और ये जो है ये आपका सेकंड पार्ट होता है। तो जो स्वायत्त उपभोग होता है वो आय के स्तर से स्वतंत्र होता है, मतलब चाहे हमारी इनकम हो या ना हो, उपभोग हमें करना पड़ता है। इनकम के 0 होने पे उपभोग का जो स्तर होता है वो भाई स्वायत्त उपभोग कहलाता है। तो इसका तो आय से कोई लेना देना है नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं उसको हम स्वायत्त उपभोग कहते हैं। और ये जो बी वाई होता है, बी का मतलब यहाँ पे क्या है? बी का मतलब यहाँ पे होता है भाई एमपीसी, और वाई का मतलब क्या होता है आपका? वाई होती है हमारी आय। तो जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती है, एमपीसी क्या होता है? बढ़ी हुई आय का कितना भाग आप उपभोग कर रहे हैं, वो आपका एमपीसी होता है। तो ये वाला जो पार्ट होता है, सेकंड पार्ट, ये आपकी एडिशनल इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे उपभोग बढ़ता है, और ये वाला इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो जो सेकंड वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं प्रेरित, और ये जो फर्स्ट वाला होता है इसको कहते हैं स्वायत्त, ठीक है। जैसे आपने ये निवेश के टाइप में भी मैंने आपको कई बार पढ़ा रखा है, एक होता है स्वायत्त निवेश और एक होता है प्रेरित निवेश। तो बिल्कुल वही सीन है यहाँ पर भी। तो क्या ये स्टेटमेंट ठीक है या ये स्टेटमेंट गलत है? और इन दोनों को मिलकर ही, इन दोनों का जो जोड़ है तो ही तो कुल उपभोग बनता है। तो कह रहा है कुल उपभोग में स्वायत्त घटक और प्रेरित घटक दोनों का योग होता है। तो क्या ये बात ठीक है, क्या ये बात गलत है? तो भाई ये बात भी बिल्कुल ठीक है।
तो कथन 1 और कथन 2 दोनों ठीक है, तो इसका जो आंसर है आपका वो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा कि भाई दोनों स्टेटमेंट जो है कथन 1 और कथन 2 दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो आपकी बिल्कुल ठीक दी गई है, तो दोनों कथन जो है वो सत्य है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे कि ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि विश्व बैंक जो है ना वो पिछले 4 दशकों से आधारिक संरचना के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए, ग्रामीण विकास परियोजनाओं के लिए अनुकूल शर्तों पर किसी देश एक्स को क्या कर रहा है, ऋण प्रदान कर रहा है, लोन दे रहा है। वर्ल्ड बैंक जो है इन उद्देश्यों के लिए लोन दिया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, पॉवर्टी को दूर करने के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए, और उनकी जो भी शर्तें उन कंडीशनों पे इन ऑब्जेक्ट के लिए वो लोन दे रहा है किसी भी कंट्री एक्स को। तो वो कहता है कि भुगतान संतुलन के पूंजी खाते के तहत इन ऋणों को बाहरी सहायता के रूप में सूचीबद्ध करने के कारण की पहचान कीजिए। आपको क्या बताना है इस क्वेश्चन के अंदर, आपको इस क्वेश्चन के अंदर ये बताना है, कह रहा है ये लोन क्यों लिया जा रहा है। तो ये तो उद्देश्य तो पहले उसने ऊपर बता दिया कि भाई देश का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए। ये यहाँ पे इसने बोला कि इन उद्देश्यों के लिए कई सालों से इस देश एक्स को लोन दे रहा है। तो हमें नीचे कुछ वो ऑप्शन दे रखे हैं, पहले हम ऑप्शन देखते हैं क्या दे रखे हैं। तो उसने क्या बोला, कारण की पहचान दीजिए कि ये लोन क्यों दिया जा रहा है। तो ये तो ऊपर ही लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, कारण बताना है हमें। लिखा हुआ है ऋण देश के बाहर किसी संस्था से लिया गया है। तो भाई वो तो हमें भी पता है वर्ल्ड बैंक से लिया गया है, वो ये नहीं पूछ रहा कि किससे लिया गया। देखिए तो ये तो हो नहीं सकता। ये वाला देखिए जरा, सी वाला, ऋण 3 दशक की अवधि को पार कर चुका है, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ था ऋण पिछले 4 दशकों से, तो ये भी नहीं हो सकता। ऋणों का भुगतान लंबी अवधि में किया जा सकता है, तो ये भी नहीं हो सकता। उसने पूछा क्या है, उसने ये पूछा कि ये जो लोन दे रहा है वर्ल्ड बैंक देश एक्स को इन उद्देश्यों के लिए, इसके कारण क्या है, क्यों दिया जा रहा है। तो उसमें ऊपर कारण भी लिखे हुए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर सही होगा, गरीबी दूर होगी, ग्रामीण विकास होगा। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, ऋण का जो उद्देश्य है वो देश में जीवन स्तर में सुधार करना है। जब देश के अंदर ये सारी चीजें होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ग्रामीण विकास होगा एंड गरीबी दूर होगी, तो लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बेटर से बेटर होगा। ये जो ए सी डी लिखा हुआ है, ये तो ऊपर जो बातें कही थी तो वही लाइनें लिखी हुई हैं। उसने पूछा रीजन बता कि भाई ये इसका रीजन क्या है। तो उसने रीजन पूछा है क्वेश्चन के अंदर, तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन में पूछा क्या है। उसने बोला कि कारण की पहचान कर, कारण की, तो कारण तो नहीं लिखी दिए थे ऊपर, उद्देश्य के लोन जो है क्यों दिया जा रहा है, बस उस चीज को इसने घुमा के यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, गरीबी और वो नहीं लिखा, उसने लिख दिया जीवन स्तर में सुधार। अबे जब देश में ये चीजें होगी तो ही तो सुधार होगा जीवन स्तर के अंदर। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। अब आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कहता है, देखिए मुद्रा की पूर्ति एक फिक्स टॉपिक है, आप इसको बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा। कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक को अगर अर्थव्यवस्था में क्या करना है, मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाना है, तो क्या करना पड़ेगा उसको। इसमें से देखिए मुद्रा की पूर्ति को अगर बढ़ाना है तो आप इसको बिल्कुल सरल भाषा में आप ये समझ सकते हैं, लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा करना है। लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा करना है तो आरबीआई को क्या करना पड़ेगा कि लोगों के पास ज़्यादा पैसे आए। अगर मुद्रा का विमुद्रीकरण कर दिया, डीमोनेटाइजेशन कर दिया, अभी तो पैसे तो चले जाएंगे डीमोनेटाइजेशन से। आपको सोचा जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, जो लोगों के पास 500,000 के जितने भी नोट थे बैंकों में जमा हो जाते, तो उससे तो पैसा चला जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। अच्छा पहले वाला देखिए, सीआरआर को बढ़ा दे, अगर सीआरआर को बढ़ा देगा तो कमर्शियल बैंक को आरबीआई को ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, और अगर कमर्शियल बैंक को आरबीआई को ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे तो कमर्शियल बैंक जो है लोन नहीं दे पाएगा लोगों को ज़्यादा, क्योंकि उसके पास नगद कोष कम हो जाएगा, और जब लोन ही नहीं जाएगा तो लोगों के पास पैसे नहीं जाएंगे। सरकारी बॉन्ड खरीदना, सरकारी बॉन्ड खरीदने का मतलब जो बॉन्ड आरबीआई ने बेचे थे, अगर वही बॉन्ड जब आरबीआई खुद खरीद ले तो फिर आरबीआई को पैसे देने पड़ेंगे जिससे भी वो बॉन्ड खरीद रहा है। और जब आरबीआई पैसे देगा तो भाई उससे क्या होगा, लोगों के पास पैसे आएंगे। और मैंने क्या बोला, मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाने का क्या मतलब है, मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाने का मतलब है लोगों के पास ज्यादा पैसे करने हैं आपको। तो लोगों के पास ज्यादा पैसे कब आएंगे, जब आरबीआई सरकारी बॉन्ड खरीदेगा। और अगर यहाँ घटाना आता, घटाने का मतलब है लोगों के पास से पैसे कम करने हैं,
बढ़ाने का मतलब है लोगों के पास पैसे ज़्यादा करने हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत कन्फ्यूजन होती है इसमें स्टूडेंट्स को। तो भाई इसका आंसर जो है वो है आपका बी। डी भी मैं बता देता हूँ, ऋणों को हतोत्साहित करना मतलब लोन नहीं देना। हतोत्साहित करने के लिए बैंकों को राजी करना मतलब लोगों को लोन नहीं देना। तो लोगों को लोन नहीं देना, तब लोगों मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए मैंने बोला लोगों को लोन देना है, लोगों के पास ज़्यादा पैसे आए। तो ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। मुद्रा की पूर्ति एक फिक्स टॉपिक है 1 नंबर में, वो स्टॉक प्रवाह, इसकी डेफिनेशन, बढ़ाना घटाना, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, या M1 घटक। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के रिगार्डिंग। यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि सही है या गलत है। कह रहा है जो भुगतान संतुलन होता है ना, वो किसी देश की आर्थिक भलाई का एक प्रमुख आर्थिक संकेतक है। इसका मतलब क्या है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका मतलब ये है कि जो BOP जो होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो एक देश ने 1 साल के अंदर अंदर कितने आर्थिक लेन देन किया उसी को रिकॉर्ड करता है, और जितने ज़्यादा आर्थिक लेन देन उतनी ज़्यादा विदेशी मुद्रा, उतना ज़्यादा वेलबींग होगा। तो क्या ये स्टेटमेंट ठीक है या स्टेटमेंट गलत है? तो भाई बिल्कुल ठीक है। आर्थिक संकेतक का मतलब इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है ना वो, तो भाई ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी इंडिकेटर है वो एक, जो ये बताएगा कि अगर BOP पॉजिटिव चल रहा है तो भाई हाँ देश के अंदर सब कुछ अच्छा चल रहा है, पॉजिटिव है। अगर ठीक है सरप्लस जा रहा है तो भाई ठीक है, बढ़िया चल रहा है, निर्यात ज़्यादा हो रहा है, आयात कम हो रहा है, तो ये इस चीज़ को शो करेगा ना, वेलबींग। इसी तरीके से नीचे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि ये 1 साल के अंदर अंदर भारत ने शेष विश्व के साथ कितने आर्थिक लेन देन किया, उसका एक सारांश है, उसकी एक स्टेटमेंट है। क्या ये बात ठीक लिखी हुई है या ये बात गलत लिखी हुई है? ये भी ठीक लिखी हुई है, ये वाली बात भी ठीक लिखी हुई है, और ये वाली बात भी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। आर्थिक संकेतक का मतलब होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है आर्थिक संकेतक, इसका मतलब होता है कि ये एक इंडिकेटर है, ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ है आर्थिक लेन देन। इंडिकेटर का मतलब क्या होगा? इंडिकेटर का मतलब होगा कि भाई किस चीज़ को शो करता है कि इससे इकोनॉमिक, आर्थिक भलाई का मतलब क्या है? इकोनॉमिक वेलबींग, ठीक है। सबको देश के अंदर अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, इस चीज़ को शो करता है। हाँ तो भाई ये बात जो है आपकी ठीक है बिल्कुल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, दोनों स्टेटमेंट जो है वो आपकी ठीक है, तो दोनों कथन जो है सही है, ये इसका जो है आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। कह रहा है किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली कुछ बुनियादी गतिविधियां नीचे दी गई है जो अर्थव्यवस्था में होती है। ये बेटा इतना बेसिक क्वेश्चन है कि आप समझ ही नहीं सकते हैं, इतना बेसिक क्वेश्चन है ये, कक्षा 11वीं का क्वेश्चन है ये। अब ये कहता है कुछ गतिविधियां नीचे दी गई है, कहता है उस गतिविधि की पहचान करें जो अर्थव्यवस्था की समग्रता में अध्ययन करने में मदद नहीं करेगी। अब ये ऐसा हलवा बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आधे बच्चों को तो समझ ही नहीं आएगा कि पूछ क्या रहा है भाई ये। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये तो 11वीं में पढ़ा था आपने, अभी तो कुछ को समझ ही नहीं आ रहा होगा बोल क्या रहा है ये बोल रहा है कि एक अर्थव्यवस्था में कुछ जो गतिविधियां होती है वो यहाँ नीचे दे रखी है। अब वो बोल रहा है उस गतिविधि की पहचान करो जो अर्थव्यवस्था में समग्रता, ये जो वर्ड है ना ये, उसका अध्ययन करने में मदद नहीं करेगी। समग्रता का मतलब होता है हमें वो एक्टिविटी यहाँ पे बतानी है जिसमें पूरी देश की बात नहीं चलती। अब जब हमने एक व्यष्टि और समष्टि में अंतर पढ़ा था, व्यष्टि किसका अध्ययन करती है और समष्टि किसका अध्ययन करती है, अगर आपको याद हो कक्षा 11वीं में भी पढ़ा था, और 12th में भी पहले चैप्टर में आपकी नई बुक अगर है उसमें भी है। तो व्यष्टि, जैसे मैं आपको बताता हूँ, व्यष्टि बात करती है एक उपभोक्ता एक उत्पादक की, समष्टि बात करती है पूरे देश की। तो समग्रता का मतलब हो गया पूरे देश का अध्ययन नहीं कर रहा वो। ऐसा यहाँ कौन सा पॉइंट लिखा हुआ है जिसमें पूरे देश की बात नहीं हो रही? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? उपभोक्ता के संतुलन। आपने समष्टि अर्थशास्त्र में कहीं उपभोक्ता का संतुलन पढ़ा है? वो तो हमने व्यष्टि में पढ़ा था उपभोक्ता का संतुलन। तो इसका जो आंसर है वो है सी, क्योंकि बाकी जो सारे पॉइंट है ये हमने समष्टि में पढ़ते हैं हम, ठीक है, ये हम समष्टि में पढ़ते हैं। समग्र मांग पूर्ति, सरकारी नीतियाँ, गवर्नमेंट बजट, ये हम समष्टि में पढ़ते हैं। उपभोक्ता का संतुलन हम समष्टि में नहीं पढ़ते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है इसी के और में एक और क्वेश्चन दे रखा है कि आपको एक निवेश वक्र और एक उपभोग वक्र नीचे दिया गया है। तो पहले हम वक्र ही देख लेते हैं कि वक्र जो है वो क्या दे रखे हैं। ये आपका जो है भाई वक्र दे रखा है। तो वो कहता है कि भाई पहचाने निम्नलिखित में से कौन सा स्वायत्त उपभोग का प्रतिनिधित्व करता है। ये यहाँ पे ये फिगर दे रखी है, तो हमें ये बताना है स्वायत्त उपभोग कौन सा होता है।
अब इसका बेस क्लियर है, वो ओके है, जिसका ओके नहीं है वो ओके ही है। फिर स्वायत्त उपभोग क्या होता है, ये वाला जो गैप होता है ना, ये वाला जो है स्वायत्त उपभोग होता है, क्योंकि उपभोग का जो वक्र होता है ये यहाँ से शुरू होता है, ये कभी भी 0 से शुरू नहीं होता। तो ये वाला जो लेवल होता है ये OR, ये किसको शो करता है, स्वायत्त उपभोग को शो करता है, ये स्वायत्त उपभोग को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका हो जाएगा आंसर आपका ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के रिगार्डिंग। कह रहा है जैसे जैसे MPC जो है बढ़ता है, MPC अगर बढ़ रहा है तो निवेश गुणांक का मूल्य क्या होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए K का MPC के साथ, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, K का MPC के साथ जो है सीधा रिश्ता होता है और K का MPS के साथ विपरीत संबंध होता है, उल्टा संबंध होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो उसने बोला MPC बढ़ रहा है तो वो क्या होगा, वो घटेगा, ये पता होना चाहिए। 3 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, मैंने बताया इसमें आपको कैसे कैसे लिखना है। तो इसमें जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। इसी के और में एक और वो दे रखा है, कह रहा है K की वैल्यू बता अगर MPC जो है वो 0.1 है। तो अगर MPC 0.1 है तो MPS कितना होगा, 0.9। मैं आपसे आशा कर रहा हूँ कि आपको जो है MPC और MPS इज इक्वल टू 1 होता है, ये आपको पता होगा। अगर भाई ये 0.1 है तो MPS कितना हो जाएगा, MPS आपका जो है वो 0.9 हो जाएगा। तो अब K का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन में MPS, तो 1 अपॉन में 0.9 दशमलव बनाएंगे, ये आ जाएगा 10/9। इसको कर दीजिए सॉल्व, 9 एकम 9, एक रह गया 0.0, 9 एकम 9, तो 1.1 जो है इसका आपका आंसर हो जाएगा। तो 6th का आंसर जो है ये हो जाएगा आपका बी, ऊपर वाले का भी और इसका भी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। कह रहा है भाई इनमें से कौन सा सेंट्रल बैंक के दायरे में नहीं आता, कौन सा ऐसा काम है जो सेंट्रल बैंक जो है वो नहीं करता। मुद्रा की पूर्ति को पैसे की पूर्ति को या मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करता है, हाँ जी। नागरिकों को ऋण प्रदान करता है, नहीं जी। मुद्रा जारी करता है, हाँ जी। विदेशी भंडार का धारण है, हाँ जी। तो कौन ने बोला कौन सा नहीं है, क्या नहीं करता, उसका जनता से कोई रिश्ता नहीं है, वो लोगों को लोन नहीं देता। तो क्यू स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे गलत दी गई है, तो विकल्प देख लीजिए, केवल एस केवल क्यू और एस प्योर। तो किसका आंसर जो है हो जाएगा आपका बी। भाई इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, अभी आप लास्ट तक देखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, यही क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थिति में बदले गए पैसे को, मतलब मनी जो है एक्सचेंज हुई किसी भी ट्रांजैक्शन की वजह से, या नीचे 4 ट्रांजैक्शन दे रखे हैं, तो कह रहा है इसमें से कौन सा ऐसा ट्रांजैक्शन है जो बीओपी के तहत अदृश्य मदों के रूप में नहीं माना जाएगा। मतलब नीचे यहाँ 4 ट्रांजैक्शन दे रखे हैं, ठीक है, हमें वो अदृश्य मदें क्या होती है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। हमें यहाँ वो ट्रांजैक्शन बताना है, अदृश्य मदों का मतलब होता है सेवाएं जो दिखती नहीं है देशों को पार करती हुई। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक भारतीय अपने इलाज के लिए अमेरिका जा रहा है, डॉक्टर की बात हो रही है, हॉस्पिटल की बात हो रही है, तो हॉस्पिटल डॉक्टर ये तो सर्विस का एग्जांपल हो गया, ये सर्विस है। यहाँ पे देखिए भारतीय डायस्पोरा घर अपने परिवार को पैसे भेज रहा है, एक पक्षी हस्तांतरण हो गया, अदृश्य मदों के अंदर आता है। TCS अफ्रीका को जो है क्लाउड परामर्श दे रही है, सर्विस दे रही है। ये और ये तीनों सर्विसेज के उदाहरण हैं, तो सेवाएं ये तो उदाहरण है। लेकिन ये क्या लिखा हुआ है, ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है इराक को कच्चा तेल बेच रही है, तो कच्चा तेल बेच रही है तो ये तो वस्तु हो गई भाई, इसको तो हम देख सकते हैं, तो देश की सीमा को पार करती हुई दिखाई देगी। तो उसने बोला कौन सा सेवा नहीं है, कौन सी अदृश्य मदें नहीं है, तो इसका जो आंसर है वो आपका आंसर हो जाएगा बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब देखेंगे बहुत ही ज़्यादा ध्यान से, बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ज़रा ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि उस स्थिति की पहचान करें जिसे निश्चित रूप से पूंजी और चालू खाता संतुलन से निकाला जा सकता है। आधे को तो समझ ही नहीं आएगा पूछ क्या रहा है, ये करना क्या है भाई, इसके अंदर क्या कह रहा है, पूंजी और चालू खाता संतुलन से निकाला जा सकता है। आपको अगर बीओपी का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही ये क्वेश्चन हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। बीओपी आप जानते ही संतुलित रहता है, चालू खाता पूंजी खाता दोनों बराबर रहते हैं। उसने पूछा यहाँ नीचे 4 वो दे रखे हैं, तो ऐसा कौन सा रीजन है जो उसको डिसइक्विलिब्रियम कर देगा,
पूंजी और चालू खाता संतुलन से निकाला जाता है, डिसइक्विलिब्रियम कर देगा उसको। तो डिसइक्विलिब्रियम कौन सा कर देगा, आपको ये पता होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, इसका जो आंसर है वो है बी। इसका मतलब क्या है, कह रहा है चालू खाता और पूंजी खाते के बीच व्युत्क्रम संबंध जो है वो होता है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए बीओपी है, ठीक है, अगर बीओपी डिसइक्विलिब्रियम आता है तो क्यों आता है डिसइक्विलिब्रियम, देखो आपको जैसे हमें ये पता है कि भाई चालू खाता और पूंजी खाता, चालू खाता और पूंजी खाता इन दोनों का जो योग होता है वो बीओपी होता है, ठीक है। अब अगर इनमें डिसइक्विलिब्रियम आएगा तो वो क्यों आएगा, या इन दोनों में जब डिसबैलेंस होगा तो ही तो आता है। यहाँ जितना ज़्यादा होगा यहाँ उतना ही तो कम होगा, यहाँ जितना कम होगा यहाँ इतना ज़्यादा होगा। मैंने आपको ऐसा समझाया था कि मान लीजिए ये बीओपी है, ठीक है, ये इसका डेबिट पक्ष है, ये इसका क्रेडिट पक्ष है। अगर मान लो यहाँ 200 है और यहाँ 300 है तो हमें यहाँ कहीं ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा ना 100 रुपये का। या मान लीजिए यहाँ पे 300 है, यहाँ पे जो है आपका मान लीजिए चलो यहाँ पे 400 है, तो यहाँ पे कहीं ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। मतलब क्या होता है, बैलेंस डिसइक्विलिब्रियम जो क्रिएट होगा वो चालू और पूंजी खाते में अगर किसी में सरप्लस है या डेफिसिट है तो उन दोनों की वजह से ही इसमें डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होगा, और वो एक जितना ज़्यादा होता है दूसरा उतना ही कम होगा। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो क्या है, बी। इन दोनों के बीच में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। उनने बोला ऐसा कौन सा है जो इसको डिसइक्विलिब्रियम कर देगा, संतुलन से हटा देगा, ये यहाँ पे जो है वो पूछ रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं, इसको ध्यान से कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है, बहुत ही ये अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है भाई नीचे तो स्टेटमेंट दी गई है, कहता है जब समग्र पूर्ति को 45 डिग्री की रेखा ग्राफ के रूप में अंकित किया जाता है तो अर्थव्यवस्था को संतुलन पर कहा जाता है। इसका मतलब क्या है, हम ये जानते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई जो है वो किस तरीके से बनती है। एग्रीगेट सप्लाई जो है उसका कर्व जो है वो इस तरीके से बनता है, ठीक है जी। और इसको ये कितने डिग्री पे बनता है, 45 डिग्री के एंगल पे। तो ये 45 डिग्री के एंगल पर जो है क्यों बनता है, इसके कई सारे रीज़न हैं। इसका रीज़न क्या है कि भाई ये यहाँ से एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों से क्या होती है, दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर होती है। दूसरा, इससे संतुलन जो है वो आसानी से जो है प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। हम फिर क्या करते हैं, यहाँ से हम जो है एग्रीगेट डिमांड बनाते हैं, और यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे जो है संतुलन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर एग्रीगेट सप्लाई जो है वो 45 डिग्री के एंगल पर अगर बनी हुई है तो वो किस चीज़ को दर्शा रही है कि अर्थव्यवस्था जो है बनी हुई है, तो अर्थव्यवस्था को संतुलन पर कहा जाएगा। क्या ये बात ठीक है, क्या ये बात गलत है? तो ये बात जो है बिल्कुल ठीक है जी। समग्र मांग पर खर्च की गई कुल राशि देश में कुल व्यय के बराबर होती है। एग्रीगेट डिमांड बराबर होती है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के, ये तो हम आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो जितना पैसा समग्र मांग पे खर्च किया गया है वो सारा पैसा क्या कहलाता है, कुल व्यय। कुल व्यय का मतलब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, समग्र व्यय भी आप इसको कह सकते हो। तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है, दोनों स्टेटमेंट जो हैं आपकी सही लिखी हुई हैं। तो इसका आंसर जो है हो जाएगा ये, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। एग्रीगेट सप्लाई 45 डिग्री के कोण पर बनता है, इसका मतलब ये है दोनों से इक्वल के डिस्टेंस पे होता है, संतुलन आसानी से निकाला जा सकता है, यही इसका रीज़न है, ठीक है। तो ये बात जो है बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। उसके बाद आते हैं हम एक और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे लिखा हुआ है जी, उस समीकरण को चुने। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, ठीक है। उस समीकरण को चुने जो कि क्या करती है, दो क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में संतुलन की स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। 2 सेक्टर मॉडल के अंदर 2 क्षेत्र की बात चलती है, हमारे सिलेबस में 2 क्षेत्र ही है। तो अर्थव्यवस्था में संतुलन की स्थिति, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सही है। मैं पहले आपको सारे यहाँ पे लिख देता हूँ क्या क्या लिखा हुआ है। जैसे कि ए वाले में क्या लिखा हुआ है, ए वाले में आपका क्या लिखा हुआ है, ए वाले में आपका लिखा हुआ है y इज इक्वल टू, यहाँ लिखा है स्वायत्त उपभोग। स्वायत्त उपभोग क्या होता है भाई, C बार। और ये लिखा हुआ है MP, ये लिखा हुआ है MPS, ठीक है जी। B वाले में क्या लिखा हुआ है, B वाले में लिखा है आपका y इज इक्वल टू C बार अपॉन में 1 माइनस MPS। C वाले में क्या लिखा है, C नीचे लिखा हुआ है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ,
सी में लिखा हुआ है सी बार प्लस आई बार अपॉन में एम पी सी, ठीक है, एम पी सी लिखा हुआ है। एंड डी वाले में क्या लिखा हुआ है, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। डी वाले में क्या लिखा हुआ है, डी वाले में लिखा हुआ है y इज इक्वल टू सी बार प्लस आई बार, सी बार प्लस आई बार, सी बार प्लस आई बार अपॉन में यहाँ पे आप जो है, एक मिनट रुको, यहाँ पे आप कर लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है 1 माइनस एम पी सी और यहाँ लिखा हुआ है एम पी सी, ये लिखा हुआ है, ठीक है जी, मतलब एम पी एस ही हो गया एक तरीके से यहाँ पे। अब देखिए ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको ये बताना है यहाँ पर कि इसमें से कौन सी ऐसा ऑप्शन है जो अर्थव्यवस्था में क्या कर रहा है, संतुलन को दर्शा रहा है, संतुलन को। तो संतुलन अर्थव्यवस्था में क्या कब होता है, जब भाई या एग्रीगेट डिमांड बराबर हो जाए एग्रीगेट सप्लाई के, या एस जो है वो बराबर हो जाए आई के, ये 2 सिचुएशन होती है संतुलन की। एग्रीगेट डिमांड बराबर हो जाए एग्रीगेट सप्लाई के, एस जो है वो बराबर हो जाए आई के। अब जो है आपको ये पता होना चाहिए एग्रीगेट सप्लाई को तो कहते हैं वाई, ठीक है, और एग्रीगेट डिमांड को क्या कहते हैं, एग्रीगेट डिमांड को कहते हैं सी प्लस आई। तो आप संतुलन को ये भी कह सकते हो y इज इक्वल टू सी प्लस आई, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई को ही y कहते हैं रास्ते आए और एग्रीगेट डिमांड को ही ये कहते हैं, तो मैंने इसको ऐसे सही से करके लिख दिया, y इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, इसका जो आंसर है मैं आपको बता रहा हूँ, इसका आंसर सी है। अब ये आएगा कैसे देखिए ज़रा, आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, आपको यहाँ पे दे रखा है y इज इक्वल टू सी बार प्लस आई बार अपॉन में 1 माइनस एम पी सी, ठीक है, ये दे रखा है। इसको एम पी एस भी लिख सकता हूँ मैं, 1 माइनस एम पी सी एम पी एस होता है, तो इसको इधर ले आइए, तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एम पी एस इज इक्वल टू सी बार प्लस आई बार, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है जी। अब ये जो सी बार है इसको इधर ले आइए, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का सी बार प्लस वाई एम पी एस इज इक्वल टू आई बार। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये सी बार प्लस वाई एम पी एस, ये भाई बचत फलन होता है, इसको मैं बचत फलन कह सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया एस इज इक्वल टू आई बार कह लीजिए, आई कह लीजिए, एक ही चीज़ होती है, तो ये आ गया एस इज इक्वल टू आई। तो मैंने बोला अर्थव्यवस्था संतुलन में कैसे आती है, या तो ए डी इज इक्वल टू एस हो जाए या एस इज इक्वल टू आई हो जाए, तो ये हो गया एस इज इक्वल टू आई। तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा मस्त, मेरे को सबसे बढ़िया क्वेश्चन लगा ये। तो इसका जो आंसर है आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है जी, ये इसका जो है करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के रिगार्डिंग। यहाँ पे कहता है कि आपको जो है एक तालिका दी गई है जिसमें 2 फर्मों के बारे में आपको जानकारी दे रखी है। फर्म ए है, फर्म बी है, फर्म की मजदूरी दे रखा है, लाभ दे रखा है, ब्याज दे रखा है, किराया दे रखा है, ये सब दे रखी है आपको चीज़ें। एंड इसके अलावा ये ध्यान दिया जाना चाहिए, NFI दे रखा है आपको, NFI दे रखा है आपको, क्या कहते हैं, माइनस का 20 दे रखा है, और फर्म ए और फर्म बी द्वारा सामाजिक सुरक्षा क्रम, फर्म ए और फर्म बी मतलब उत्पादक का दे रखा है, ये सामाजिक सुरक्षा में योगदान 5 और 10 है। तो कहता है राष्ट्रीय आय की गणना कर भाई, नेशनल इनकम जो है वो आपको जो है यहाँ पे निकालनी है। तो ठीक है, निकाल देते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले, अगर आपको याद हो तो ये किसका है, आय विधि का क्वेश्चन है ये भाई साहब। किसका क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है आय विधि का, ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले NDP एट FC की। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं NDP एट FC की। तो NDP एट FC में क्या क्या निकलता है, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, ठीक है, कर्मचारियों का पारिश्रमिक प्लस प्रचालन अधिशेष प्लस स्वनियोजितों की मिश्रित आय, ठीक है जी, ये निकलता है ऐसे। अब जरा बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, आप बोलेंगे भाई यहाँ तो 2 फर्म दे रखी है,
ये फर्म वाला क्वेश्चन तो हमने उत्पाद विधि के अंदर करा था, ये आय विधि में फर्में कहाँ से आ गई, तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे ये। हम बात करते हैं कर्मचारियों के पारिश्रमिक की। तो कर्मचारियों के पारिश्रमिक के अंदर आपको अगर याद हो तो कर्मचारियों के पारिश्रमिक के अंदर क्या कहते हैं, क्या अगर अभी ये तो यहाँ पे नहीं दे रखा है कर्मचारियों का पारिश्रमिक, तो जब ये आपको यहाँ पे नहीं दे रखा होता है, ठीक है, जब ये आपको यहाँ पे नहीं दे रखा होता है बेटा, यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे, ये कर्मचारी का योगदान दे रखा है, कर्मचारी का, ठीक है, फर्म है और फर्म द्वारा सामाजिक सुरक्षा कोष में कर्मचारी का योगदान है, ये ध्यान से सुन लीजिएगा, कहीं गलती कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या क्या आता है, मजदूरी और वेतन, ठीक है, सामाजिक सुरक्षा में मालिक का योगदान चाहिए होता है मेरे को, सेवानिवृत्त पेंशन और किस्म के रूप में भुगतान। तो यहाँ पर मेरे को मजदूरी तो ये दे रखी, मजदूरी और वेतन दोनों का ऐड करेंगे, दोनों का 90 और 50 कितने होते हैं, 90 और 50 होते हैं आपके 140। ये मैं नहीं लूँगा क्योंकि ये कर्मचारी का दे रखा है और बाकी कोई भी नहीं दे रखा। और क्या होता है, सामाजिक सुरक्षा में योगदान, सेवानिवृत्त पेंशन, किस्म के रूप में भुगतान 0। तो इन दोनों को जोड़ के मैंने यहाँ लिख दिया। प्लस प्रचालन अधिशेष, तो प्रचालन अधिशेष मुझे सीधा तो दे नहीं रखा, तो इसके जो है आपके क्या कहते हैं, इसके अपने घटक होते हैं, क्या क्या, किराया, ब्याज, लाभ, रॉयल्टी। तो ये दे रखे आपको, किराया, ब्याज, लाभ, रॉयल्टी। तो इसको जोड़ देते हैं, किराया दोनों को जोड़ के लिखेंगे 200, ब्याज 200, किराया, ब्याज, लाभ, लाभ कितना जाएगा आपका 360, ये जाएगा आपका 360, और रॉयल्टी है नहीं, रॉयल्टी 0। स्वनियोजित की मिश्रित आय वो है नहीं, वो 0। तो आपका ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 140 प्लस इट विल बी क्या कहते हैं 200, 400, 500, 600, 700, 760, 760 ही हो जाएगा आपका। एंड इसको जोड़ दीजिए 800, 900, ये आपका कितना आएगा, ये आएगा आपका 900। 900 क्या आ गया आपका, 900 आ गया आपका एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी निकालते हैं ना आय विधि के अंदर, तो ये तो मेरी एनडीपी एट एफसी आ गई। अब उसने बोला राष्ट्रीय आय निकाल भाई, तो राष्ट्रीय आय को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय को कहते हैं एनएनपी एट एफसी। जो निकालना होता है उसको इस तरफ, जो हमारे पास होता है वो इस तरफ। एनडीपी एट एफसी कन्वर्जन कर देते हैं, मुझे नेट चाहिए, मेरे पास नेट है, ओके है। मुझे एनपी चाहिए, मेरे पास डीपी, एनपी का फॉर्मूला डीपी प्लस एनएफआईए यहाँ पे आ जाएगा, एंड एफसी एफसी ओके है। तो इट विल बी 900 और एनएफआईए विदेशों से शुद्ध साधन आए, तो ये आपको कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा -20, तो ये -20, तो आपका जो आंसर है भाई 880। 880 जो है आपका आंसर आ जाएगा। हमेशा सीबीएसई जो है राष्ट्रीय आय का क्वेश्चन आपको बुक में कहीं भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आप देख लीजिएगा। तो आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो ही आप कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं। तो ये हो गया आपका 880 आंसर। कैसे किया है एक बार ये अच्छे से कर लीजिएगा, और पिछले साल के क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, मैंने सारे अपलोड कर रखे, पिछली बार का भी अच्छा क्वेश्चन आया था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में ये कहता है कि देखो बीओपी से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। चालू खाता अधिशेष की स्थिति जो है कब उत्पन्न होती है, चालू खाते के अंदर अधिशेष कब आता है। तो भाई आप किसी का भी अधिशेष पूछे, अधिशेष तब आता है जब निर्यात ज़्यादा होते हैं और आयात जो है कम होते हैं, ये आपको लिखना है। लेकिन उसने पूछा चालू खाते का, ठीक है। तो चालू खाते के अंदर जब आप ये भी इसको कह सकते हो कि जब प्राप्तियां जो हैं वो ग्रेटर देन होती है, वैसे तो भाई चालू खाते के अंदर वो होता है। आप और इसको अच्छा से इलेबोरेट करना चाहते हो तो आप जब लिखेंगे जब वस्तुओं का, सेवाओं का और एक पक्षीय, इन तीनों की जो प्राप्तियां होती हैं जब ये ग्रेटर देन हो जाती हैं, इनके वैसे, किनके वैसे, चालू खाते के 3 घटक होते हैं, वस्तु, सेवा और एक पक्षीय। तो भाई इसके अंदर क्या होता है, तो भाई इसके अंदर जो है अधिशेष की स्थिति उत्पन्न होती है, ठीक है। ये 2 चीज़ें पूछी गई है 3 नंबर में, तो ऐसा नहीं ये अकेला ही 3 नंबर का है, इसके 2 पार्ट हैं, दोनों 3 नंबर के। तो कंटेंट कितना लिखना है वो आप ध्यान से सुनिए। अब वो पूछता है अर्थव्यवस्था में इसके महत्व की चर्चा कीजिए। अर्थव्यवस्था में इसके महत्व की क्या करिए, चर्चा कीजिए। तो मैंने क्या बोला, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है। मैंने बोला कि जब वस्तुओं का, सेवाओं का एंड एक पक्षीय का जब निर्यात जो है जब वो ज़्यादा होता है आयात से, तो भाई चालू खाते में अधिशेष उत्पन्न होता है।
मतलब दूसरे देशों के लोग हमारी वस्तुएं ज़्यादा खरीद रहे हैं, हमारी सेवा ज़्यादा खरीद रहे हैं, तो इससे क्या होगा हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर? तो भाई अगर दूसरे देश के लोग हमारी वस्तु सेवा ज़्यादा खरीद रहे हैं तो हमें ज़्यादा प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, और ज़्यादा प्रोडक्शन का मतलब है हमें लोगों को ज़्यादा काम पे लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो रोज़गार के अंदर क्या होगी, रोज़गार के अंदर जो है वृद्धि देखने के लिए मिलेगी। दूसरा क्या होगा, निवेश में जो है हमको वृद्धि देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि अबे जब तक उद्योग ही नहीं लगेगा, नई नई इंडस्ट्रियाँ ओपन होंगी, घरेलू भी और विदेशी भी देश के अंदर लगेंगी, क्योंकि वहाँ पे जो है निर्यात करने के लिए पहले प्रोडक्शन करनी पड़ेगी ना। तो निवेश ज़्यादा होगा तो लोगों को काम धंधा मिलेगा, तो ही तो हम जो है निर्यात कर पाएंगे। इसके साथ साथ क्या कहते हैं, रोज़गार में वृद्धि होगी, निवेश में वृद्धि होगी, ठीक है, और क्या कहते हैं, संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग होगा। संसाधन जो है जो अनयूटिलाइज पड़े हुए थे उनका यूटिलाइजेशन हो पाएगा। संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, पूर्ण मत लिखिए, संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग लिख दीजिए। संसाधनों का जो है अनुकूलतम उपयोग हो पाएगा। ये आप जो है यहाँ पे 3 पॉइंट लिख सकते हैं, 2 भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि 1 नंबर इसका है और 2 इसके हैं। ये हो गया आपका इसका आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको ज़रा अच्छे से कर लेंगे। अब बेटा हम बात करते हैं इसके और वाले क्वेश्चन के रिगार्डिंग। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आपको समझने में ज़रा टाइम लगेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है उद्यम पूंजी। उद्यम पूंजी का मतलब होता है वेंचर कैपिटल, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ये वेंचर कैपिटल क्या होता है भाई, हमें तो वेंचर कैपिटल ही जो है नहीं पता है। तो आप ये समझ लीजिए, वेंचर कैपिटल का मतलब होता है जब कोई भी किसी भी बिजनेस के अंदर, जब कोई पर्सन किसी भी बिजनेस के अंदर जब कोई एक व्यक्ति पैसा लगाता है ना बड़े लेवल पर, ठीक है, बड़े लेवल पर जब पैसा लगाता है तो उसको वेंचर कैपिटल कहते हैं, ठीक है। जो इन्वेस्टर होता है किसी भी बिजनेस, किसी भी स्टार्टअप के अंदर जो बड़े लेवल पर पैसा लगाता है वो वेंचर कैपिटल है। तो ये क्या कह रहा है कि जो वेंचर कैपिटल होती है ना, वो निवेशकों द्वारा विकास के लिए मजबूत क्षमता वाले छोटे या स्टार्टअप व्यवसाय को प्रदान की गई निधि को संदर्भित करता है। जो मैंने बताया आपको पहले, इसने वेंचर कैपिटल का मीनिंग बताया आपको कि वेंचर कैपिटल होती क्या है, कि वेंचर कैपिटल क्या है, जो निवेशक जो होते हैं, जो मैंने बोला एक बंदा एक इन्वेस्टर होगा जो किसी भी स्टार्टअप के अंदर, छोटे स्टार्टअप के अंदर व्यवसाय को क्या करेगा, पैसे देगा, इन्वेस्ट करेगा ताकि वो बिजनेस, वो स्टार्टअप जो है ग्रो कर सके, उसको वेंचर कैपिटल कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, पहले ने वेंचर कैपिटल का मीनिंग बताया कि होता क्या है, क्योंकि देखो जब भी कोई अलग सा क्वेश्चन आएगा तो वो आपको कुछ ना कुछ हिंट जरूर देगा, ठीक है, आपके साथ अन्याय नहीं होगा। अब वो क्या कह रहा है, उपरोक्त कथन के आलोक में मुद्रा के अवमूल्यन की प्रक्रिया, तो आपको जब तक यही नहीं पता होगा कि मुद्रा का अवमूल्यन होता क्या है तो फिर तो बेकार है भाई। तो कहता है अवमूल्यन क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। एक होती है स्थिर विनिमय दर और एक होती है आपकी लचीली विनिमय दर। तो अवमूल्यन किसका, वो है स्थिर का, जिसमें सारा का सारा कंट्रोल सरकार के पास होता है। तो अगर $1 की वैल्यू 60 रुपये है, तो अगर $1 की वैल्यू 70 रुपये हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको, और ये कौन कर रहा है, और ये सरकार कर रही है, तो उसको अवमूल्यन कहते हैं, ठीक है। अब इससे होता क्या है, इसका प्रभाव आपको पता होना चाहिए, इसका प्रभाव क्या होता है। तो $1 60 से 70 रुपये का हो गया, $1 60 से 70 रुपये का हो गया, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे आपके जो निर्यात होते हैं वो बढ़ जाते हैं और आयात जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। निर्यात बढ़ जाते हैं और आयात कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि विदेशियों के लिए क्या होता है, विदेशियों के लिए भारतीय वस्तु सस्ती हो जाती है और भारतीयों के लिए जो विदेशी वस्तु होती है वो महंगी हो जाती है। इसलिए ये देखने के लिए आपको मिलता है। अब वो क्या कह रहा है कि भाई ये हो गया, सरकार ने अपनी मुद्रा का मूल्यांकन कर दिया, ठीक है। तो कहता है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI या पोर्टफोलियो निवेश FII, अगर सरकार ने अपनी करेंसी का डीवैल्यूएशन कर दिया
तो इसका एफडीआई पे और एफआईआई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना है। बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे ये इसमें डेप्रिसिएशन, तब इसी को डेप्रिसिएशन कहते हैं, लेकिन यहाँ सरकार कर रही है तो इसलिए इसको हम अवमूल्यन बोलते हैं। तो अब हमें ये बताना है कि क्या वो निवेशक इस कंट्री के अंदर छोटे स्टार्टअप वाले बिजनेसों के अंदर पैसा लगाएगा या नहीं लगाएगा, ये हमें जो है यहाँ पर बताना है। तो भाई क्योंकि यहाँ पे इस अर्थव्यवस्था के अंदर अवमूल्यन हुआ है, सारा का सारा कंट्रोल सरकार का है, कोई डिमांड सप्लाई काम नहीं कर रही है, तो ऐसी स्थिति में अब वो निवेशक इस कंट्री के अंदर क्या करेगा, ऐसी स्थिति में अब वो निवेशक जो है इस कंट्री के अंदर पैसा नहीं लगाएगा, वेंचर कैपिटल जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, कम लगेगी। क्यों होगा ऐसा, ध्यान से सुनिए। क्योंकि उस कंट्री के अंदर सारा का सारा कंट्रोल सरकार का है। क्यों, उस बंदे को, जो बंदा पैसा लगा रहा है किसी बिजनेस के अंदर, उसको ये लग रहा है भाई सरकार जब चाहे अवमूल्यन कर सकती है, जब चाहे अधिमूल्यन कर सकती है, रिवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन सरकार अपनी मर्जी से कर सकती है। तो इससे बढ़िया मैं उस देश में पैसा लगाता हूँ जहाँ पे लचीली विनिमय दर चल रही है, क्योंकि वहाँ सब कुछ डिमांड और सप्लाई के ऊपर चलेगा, कोई पर्टिकुलर बंदा उसको कंट्रोल करने वाला जो है नहीं होगा। तो इससे वेंचर कैपिटल जो है वो रिड्यूस होगी, क्योंकि इससे वेंचर कैपिटल रिड्यूस होगी क्योंकि वो निवेशक अब ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहेगा, उस देश के अंदर, उस अर्थव्यवस्था के अंदर इन्वेस्ट करना चाहेगा जहाँ पे लचीली विनिमय दर है। क्योंकि जब करेंसी का मूल्यन हो गया तो भाई मैंने बोला इससे निर्यात बढ़ते हैं और आयात जो है कम हो जाते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारी भारतीय करेंसी की जो वैल्यू है, भारतीय करेंसी की जो परचेजिंग पावर है वो क्या हो रही है, वो कम हो रही है, जिसकी वजह से बिजनेस को लाभ कमाना, और वो निवेशक है उसको रिटर्न भी देना है, ठीक है, खुद का लाभ कमाना और रिटर्न दोनों एक साथ अर्न करने में क्या होती है, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। क्योंकि इससे जो है हमारी इंडियन करेंसी की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं, आप यकीन मानिए सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसमें से डिट्टो उठकर आ जाता है। तो प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से कीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है इसको भाई हिंदी में कन्वर्ट करने, वो आपको भी पता है। पूरे यूट्यूब पे आप जो है सर्च कर लीजिए हिंदी में, आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं पे भी हिंदी में इकोनॉमिक्स का सैम्पल पेपर जो है नहीं मिलने वाला है। तो प्लीज़ इसको बहुत मेहनत लगी है कन्वर्ट करने में, इसको एक्सप्लेन करने में, ठीक है। आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, प्लीज़ इसको जो है लाइक कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जो है ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, वहाँ पे ये वीडियो और ये PDF ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हो सके इसको शेयर कीजिएगा। बस शेयर करने के लिए कह रहा हूँ और कुछ नहीं कह रहा। लाइक कमेंट करनी है मत करना, लेकिन शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, अपना कल्याण के साथ साथ दूसरों को भी कर दीजिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के रिगार्डिंग। कहता है एक अर्थव्यवस्था में अगर प्रारंभिक आय जो है वो 1000 करोड़ थी, और जो कि बढ़कर कितनी हो गई, 2500 करोड़ जो है, 2500 करोड़ जो है वो बढ़ गई। तो वो कहता है वो कह रहा है कि, और दिया गया है MPS जो है वो 0.3 है, स्वायत्त उपभोग 500 है। तो कहता है आय के बढ़े हुए स्तर पर, आय के बढ़े हुए स्तर पर निवेश व्यय कितना है। ये भी बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। उसने बोला पहले थी 1000, अब हो गई 2500, वाई का ही चक्कर है सारा का सारा। यहाँ पहले थी 1000, अब है 2500, तो टोटल कितनी हो जाएगी, टोटल हो जाएगी 3500। MPS कितना है, MPS है 0.3। स्वायत्त उपभोग कितना है, स्वायत्त उपभोग है 500। अब हमें बताना है 3500 पे क्या निवेश कितना है। आई हमें बताना है कि आई जो है वो कितना है। तो मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको जो है भाई y दे रखा है, c बार दे रखा है, तो आप जो है सीधा क्या कहते हैं y इज इक्वल टू c प्लस आई लगा दीजिए बस, और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है जी। y इज इक्वल टू c प्लस आई लगा दीजिए। y कितना दे रखा है 3500, c का फॉर्मूला होता है c बार प्लस बी वाई, तो c बार कितना दे रखा है 500, बी वाई, बी का मतलब होता है MPS,
तो ये हो जाएगा 0.7, क्योंकि ये MPC कितना हो जाएगा, MPC हो जाएगा 0.7। और y कितना दे रखा है, y दे रखा है 3500 और i मुझे निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका भाई, इसको इधर ले आइए, ठीक है, 500 को इधर ले आइए, मैं सीधे इसको माइनस ही कर देता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 3000 इज इक्वल टू, इसको क्या कहते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3500 को मल्टीप्लाई करना है, 3500 को मल्टीप्लाई करना है 0.7 से, ठीक है जी। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3500 को मल्टीप्लाई कर देना है 0.7 से, तो ये आ जाएगा आपका 2450 प्लस आई, एंड इसको 3000 से डिडक्ट कर दीजिए, तो आपका जो आंसर है भाई 550 जो है आपका आंसर आ जाएगा। वाई का चक्कर है इसके अंदर सारा का सारा, और किसी का नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं 14 क्वेश्चन की। कह रहा है यदि मानते हुए कि अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त मांग की स्थिति मौजूद है जो मुद्रास्फीति के अंतराल की ओर ले जाती है, मतलब मांग अधिक्य की सिचुएशन है, तो कह रहा है अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त मांग का क्या प्रभाव पड़ता है। अगर मांग अधिक्य की सिचुएशन है, सीधा सीधा क्वेश्चन है भाई, न्यून मांग और अधिक मांग छोड़ के नहीं जा सकते हैं आप, फिक्स क्वेश्चन है, गारंटीड, घर से लिख के लेके जा सकते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है। तो जब मांग अधिक्य की सिचुएशन होती है तो क्या होता है, ये आपको जो है आपको बताना है। आपको पता होना चाहिए जब मांग अधिक्य की सिचुएशन होती है, ना तो उत्पादन पे, ना रोजगार पे, ना एग्रीगेट सप्लाई पे, किसी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, केवल और केवल कीमतें बढ़ती हैं। ये बात आपको जो है पता होनी चाहिए, ठीक है। उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं होता, रोजगार में कोई परिवर्तन नहीं होता, समग्र पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, कीमतें बढ़ती हैं। और इसको ठीक करने के कोई 2 मौद्रिक उपाय बताइए। मौद्रिक पूछे उसने, मौद्रिक तो जो RBI करता है, तो मांग अधिक्य की सिचुएशन हो रही है भाई, तो CRR को क्या कर देगा, CRR बढ़ा देगा, SLR बढ़ा देगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा देगा, कोई सा भी मन करे वो आप लिख सकते हैं। ये फिक्स क्वेश्चन है, आप फिक्स न्यून मांग या अधिमांग, या न्यून मांग में स्फीतिक अंतराल, अधिमांग में स्फीतिक अंतराल और न्यून मांग में अस्फीतिक, ये फिक्स क्वेश्चन है, आप इसको घर से ही लिख के लेके जा सकते हैं, ये आएगा ही आएगा ये चैप्टर। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये चैप्टर को आपको घोल कर चाट जाना है बिल्कुल। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि भाई पिछले कुछ वर्षों के दौरान जो जनधन योजना है, पिछले कुछ वर्षों के दौरान जनधन योजना एंड आधार सक्षम भुगतान प्रणाली, ई-वॉलेट, NFC और अन्य जैसी ऐसी कैशलेस होने के कारण सरकार ने अपने कैशलेस विकल्प को जो है मजबूत किया है। मतलब आजकल जो है डिजिटलाइजेशन हो रहा है, सिंपल सी बात है, ज़्यादा जन अकाउंट खुलने हैं लोगों के, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, पेटीएम, ATM, UPI, फलाना ढिमकाना, ये सब बातें यहाँ पे चल रही है। तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि हमें बताना है कि इससे जो है भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे प्रभावित हुई है। ये आप मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं, आपको अपना दिमाग चलाना है कि आप खुद सोचिए कि इससे क्या होगा। लोग अपने हाथ में पैसा रखते ही नहीं है आजकल, अकाउंटों में पैसे हैं भाई, दे ATM, दे कैश है ही नहीं भाई, दे पेटीएम, हर जगह पेटीएम, बेटीएम, हर जगह डिजिटलाइजेशन हो रहा है। जब से लोगों के अकाउंट खुले हैं, जनधन योजना, तो बैंकों में लोगों ने अपने पैसे जमा करे, तो भाई इससे क्या होगा, इससे अर्थव्यवस्था कैसे प्रभावित हो रही है। तो सबसे पहले आपको लिखना है, इससे जो है बैंकों की जो जमा है उसमें क्या देखने के लिए मिली है, बैंकों की जमा में आपको वृद्धि जो है देखने के लिए मिली है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, अब जब बैंकों में जमा देखने के लिए मिली है, इससे क्या होगा, इजी पेमेंट सिस्टम है, इजी पेमेंट, आप आसानी से जो है भुगतान कर सकते हैं। जब बैंकों के पास पैसा ज़्यादा आएगा, मनी क्रिएशन जो है वो ज़्यादा होगी, लोन जो है लोगों को ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है, लोन लोगों को ज़्यादा मिलेंगे एंड मनी क्रिएशन जो है ज़्यादा होगी, आसानी से पेमेंट हो सकती है, बैंकों में नकदी जमा जो है ज़्यादा हुई है। ये सब चीज़ें आप इसके अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन है, आप बना के लिखना है, डिजिटलाइजेशन से क्या क्या फ़ायदे हुए हैं, क्या क्या है, कैसे इफेक्ट हुआ है। अब वो कहता है, ये फिक्स क्वेश्चन है भाई, बार बार नहीं बताऊंगा। मैंने अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट में भी बता रखा है, एक संख्यात्मक उदाहरण की सहायता से वाणिज्य बैंक द्वारा साख सर्जन की प्रक्रिया बताइए। तो ये मुझे नहीं लगता कि मुझे ये बताने की ज़रूरत है। उसने बोला एक संख्यात्मक उदाहरण की सहायता से, तो आपको अपना न्यूमेरिकल खुद लेना है कि भाई
प्राथमिक जमा जो है कुछ भी ले लीजिए, 100 ले लीजिए। LRR जो है 10% ले लीजिए। पहले कैसे लिखना है इसका पूरा, कैसे मैंने आपको बताया है, पहले मान्यता लिखनी है, फिर तालिका बनानी है, फिर उस तालिका को एक्सप्लेन करना है। अब आप मेरे से अगर ये पूछे भाई कैसे बनता है, मेरे को तो पता ही नहीं है, तो भाई आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आप समझ लीजिए आपने कक्षा 12वीं में कुछ भी नहीं पढ़ा है, सिर्फ ज़िंदगी के मज़े लिए हैं, मौज लिए और रोज लिए हैं, ठीक है। और ये तो यहाँ 4 का लिखा हुआ है, ये 6 का भी आ सकता है, और 7 सर्जन की सीमाएँ भी आ सकती हैं। अगर आपके पास इसका आंसर नहीं है मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा 5390158317, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। प्रॉपर इसमें आपको क्या कंटेंट लिखना है, प्रॉपर इसमें आपको क्या कंटेंट लिखना है मैं आपको व्हाट्सएप पर भेज दूंगा, मेरे पास लिखा हुआ है, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं, समझाया हुआ नहीं है पूरी पिक है, उसमें से आप देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के रिगार्डिंग। मस्त ज़बरदस्त कह सकते हैं, बढ़िया क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड। कह रहा है भाई, इसका ए वाला मुझे बहुत बढ़िया लगा। कह रहा है किस स्थिति में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जो है रियल वाली जीडीपी मौद्रिक वाली से कब ज़्यादा होती है। रियल जीडीपी कब जो है ग्रेटर देन होगी नॉमिनल वाली से, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए नॉमिनल में इन्फ्लेशन जुड़ी हुई होती है, रियल में इन्फ्लेशन जुड़ी हुई नहीं होती है, तो नॉमिनल ज़्यादा रहती है मेनली रियल से। होता क्या है, नॉमिनल हमेशा ज़्यादा रहती है रियल से, क्योंकि नॉमिनल में इन्फ्लेशन होती है और उसमें रियल में इन्फ्लेशन नहीं होती। लेकिन वो आपसे उल्टा पूछ रहा है, वो कह रहा है नॉमिनल कब कम होगी रियल से। अब सिंपल सी बात है, इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रही है, इन्फ्लेशन जो है क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रही है, तो भाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अगर क्या कहते हैं, एक होता है इन्फ्लेशन, एक होता है रिसेशन कह सकते हो, ठीक है। कब होगा ऐसा, जब रिसेशन की सिचुएशन होती है, तब जो है, मतलब रिसेशन का मतलब मंदी काल जब आता है, तब जो है वास्तविक वाली जो है वो ग्रेटर देन होती है मौद्रिक वाली से। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको जो है अच्छे से आप जो है कर लीजिएगा, ठीक है। आप इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं इसका आंसर, जैसे इसने बोला किस स्थिति में वास्तविक सकल घरेलू मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद से ज़्यादा होगा, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि जब आधार वर्ष की जो कीमतें होती है ना, जब आधार वर्ष की कीमतें जो हैं वो वर्तमान कीमतों से क्या होंगी, जब वर्तमान कीमत से ज़्यादा होगी, ये लिख दीजिए। जब आधार वर्ष की कीमत ग्रेटर देन होती है आधार वर्ष की कीमत से, तो भाई क्या होता है, तो भाई रियल वाली जीडीपी ज़्यादा हो जाती है नॉमिनल वाली से, ठीक है जी। ये आप लिख सकते हैं, क्योंकि उसने बोला वास्तविक वाली को हम बेस ईयर पे मेज़र करते हैं और मौद्रिक वाली को वर्तमान पे, तो सिंपल सी बात है वास्तविक वाली ज़्यादा कब होगी, जब बेस ईयर के प्राइस ग्रेटर देन होंगे करंट ईयर के प्राइस से, ऐसे भी आप लिख सकते हो। उसके बाद आता है, कह रहा है अगर नॉमिनल वाली 2200 है और ये प्राइस इंडेक्स जो है 110 है, तो रियल वाली बता। तो सिंपल है, प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू, ये होता है आपका नॉमिनल अपॉन में रियल इंटू में 100, तो ये यहाँ पे आपको दे रखा है 110, नॉमिनल आपको दे रखी है 2200। ये एक नंबर बहुत बारी पूछा जाता है, लेकिन आपको 3 नंबर में बोला गया है, तो देखो मज़े हैं आपके तो भाई साहब, 3 नंबर में हलवा क्वेश्चन है ये, रियल इंटू में 100, तो ये जो है आपका 10 से 10, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, ये आपका 2000 आंसर आ जाएगा। 2000 क्या फॉर्मूला लगा रहा हूँ आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला जो होता है कीमत सूचकांक इज इक्वल टू मौद्रिक जीडीपी, कीमत सूचकांक इज इक्वल टू मौद्रिक जीडीपी अपॉन में वास्तविक जीडीपी और इनटू में 100, ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं इसके अंदर, ठीक है। ये कीमत सूचकांक को मूल्य सूचकांक भी कहते हैं, ठीक है, और इसी को ही जीडीपी डिफ्लेटर भी कहते हैं। 3 नाम है इसके, मूल्य सूचकांक, कीमत सूचकांक और जीडीपी डिफ्लेटर। यहाँ वैल्यू रख दीजिए, 2000 आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के रिगार्डिंग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कहता है भाई
राष्ट्रीय राजमार्ग एक निजी वस्तु है क्योंकि ये करों द्वारा वित्त पोषित है। मान्य तर्कों के साथ दिए गए कथन का बचाव या खंडन करें। बेटा पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई निजी वस्तु, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है निजी वस्तु, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि निजी वस्तु होती क्या है, तभी तो मैं बता पाऊँगा। और पहले आपको वस्तु देखिए, एक बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आगे ग्रेजुएशन लेवल तक काम आएगा। एक होती है सार्वजनिक वस्तु और एक होती है निजी वस्तु। तो पहले आप समझिए सार्वजनिक वस्तु क्या होती है। सार्वजनिक वस्तु एक ऐसी वस्तु होती है जिसको, सबसे पहली बात तो जिसको जो है सरकार उपलब्ध कराती है और इसके लिए पैसे नहीं देने पड़ते। क्या बोला, आप ये समझ लीजिए सार्वजनिक वस्तु एक ऐसी वस्तु होती है जो भी आपको मिल रही है जिसके लिए पैसे नहीं देने आपको और सरकार उपलब्ध कराती है आपको। जैसे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि सड़क, पार्क, राजमार्ग, हाईवे वगैरह, ठीक है। सड़क, पार्क, राजमार्ग, स्ट्रीट लाइट, ये सब चीज़ें क्या हैं, आप खुद सोचो। क्या कहते हैं, सरकार ने पार्क बनवाया, इसका मतलब क्या है इस लाइन का, पहले आप ये समझिए। राष्ट्रीय राजमार्ग एक निजी वस्तु है क्योंकि ये करों द्वारा वित्त पोषित होती है। तो पहले मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। सार्वजनिक वस्तु समझ में आ गई, जिसके लिए पैसे नहीं देने सरकार उपलब्ध कराती है। मैं यहाँ लिख देता हूँ पैसे नहीं देने, पैसे नहीं देने। किसको पैसे नहीं देने, कौन से पैसों की बात चल रही है, यहाँ पे बात चल रही है टैक्स की। मतलब ये है सार्वजनिक वस्तु एक ऐसी वस्तु होती है, आप सरकार को टैक्स दे रहे हो या नहीं दे रहे, ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात। आप सरकार को टैक्स दे रहे हो या नहीं दे रहे, आप जो है सड़कों का यूज़ कर सकते हो, पार्क का यूज़ कर सकते हो, हाईवे वगैरह का यूज़ करते हो, स्ट्रीट लाइट का यूज़ करते हो ना। मैं तो नहीं देता टैक्स, लेकिन मैं तो इनका यूज़ करता हूँ, सड़क, पार्क, राजमार्ग, हर चीज़ का यूज़ करता हूँ। तो ऐसी वस्तु को सार्वजनिक वस्तु कहते हैं। जो टैक्स दे रहा है वो भी यूज़ करता है, जो टैक्स नहीं दे रहा वो भी यूज़ करता है। तो इसके लिए टैक्स देना मैंडेटरी नहीं है। आप टैक्स दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, हर बंदा यूज़ करेगा। जो दे रहा है वो भी यूज़ कर रहा है, जो नहीं दे रहा वो भी यूज़ कर रहा है। लेकिन निजी वस्तु वो होती है जो पैसे देगा। निजी वस्तु कौन सी होती है, जो पैसे देगा। पैसे देना जो है वो जरूरी है। पैसे देना क्या है, पैसे देना जरूरी है। जो पैसे देगा उसी को वस्तु मिलेगी, जो पैसे नहीं देगा उसको कुछ नहीं मिलेगा भाई साहब। तो भाई वही है, पैसा फेंक तमाशा देख, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, कह रहा है राष्ट्रीय राजमार्ग एक निजी वस्तु है। तो मैंने तो अभी आपको बताया भाई राजमार्ग तो निजी वस्तु है ही नहीं, राजमार्ग तो सार्वजनिक वस्तु है। क्योंकि मैंने बोला जो टैक्स नहीं दे रहा वो भी हाईवे का यूज़ करेगा, जो टैक्स दे रहा है वो भी यूज़ करेगा। तो हमें ये बताना है, कह रहा है बचाव या खंडन करें कि ये स्टेटमेंट जो है सही लिखी हुई है या गलत लिखी हुई है, ये हमें जो है यहाँ पे बताना है। तो आपको बोलना है कि भाई ये स्टेटमेंट जो है गलत लिखी हुई है, क्योंकि राजमार्ग जो है वो एक निजी वस्तु नहीं होती है, वो एक सार्वजनिक वस्तु होती है। क्योंकि कोई व्यक्ति करों द्वारा वित्त पोषित है, मतलब जो टैक्स देगा वो ही राजमार्ग का यूज़ करेगा, अदरवाइज नहीं। तो ऐसा तो नहीं है भाई, जो टैक्स नहीं देगा वो भी राजमार्ग का यूज़ करता है और जो टैक्स देगा वो भी यूज़ करता है। इसलिए ये जो आंसर है ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। आपको पता होना चाहिए निजी वस्तु और सार्वजनिक वस्तु ग्रेजुएशन लेवल तक आएगा। सरकार का बजट किसी अर्थव्यवस्था में क्या करता है, आर्थिक समानता को सुनिश्चित करता है। मैं आपको बता चुका हूँ, गवर्नमेंट बजट वाला जो आपका चैप्टर है उसमें सरकारी बजट के उद्देश्य हैं। 3 उद्देश्य मैंने आपको बताए हैं भाई, फिक्स है। आय तथा संपत्ति का पुनः वितरण, संसाधनों का पुनः आवंटन और आर्थिक समानता। इस 3 में से गारंटीड है, घर से ही लिख के लेके जा सकते हो, एक ना एक आएगा ही आएगा, गारंटीड है। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई इक्वालिटी कैसे लाती है, बुक से देख लीजिएगा, सीधा सीधा है। आय तथा संपत्ति का पुनः वितरण, संसाधनों का पुनः आवंटन और आर्थिक समानता, इन 3 में से एक आएगा ही आएगा। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन है। उसके बाद हम बात करते हैं, इसके और में एक क्वेश्चन दे रखा है, ये वाला ज़बरदस्त क्वेश्चन है भाई साहब। कहता है अभी जो बजट आया है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये, कह रहा है भारत में जो 2022-23 का जो है क्वेश्चन वो आया है, बजट आया है, उसमें क्या किया गया है। उस बजट में शिक्षा प्रणाली में सुधार, सर्वसमावेशी कल्याण को बहुत जो है महत्व दिया गया है।
ऐसे आवंटन के मूल्य का विश्लेषण कीजिए। वो ये नहीं पूछ रहा क्या ये बात सही है, क्या किया गया है। तो हमें ये बताना है कि अगर बजट के अंदर शिक्षा प्रणाली में सुधार की बात की गई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई, कई सारी चीज़ें की गई है, तो हमें ये बताना है कि इसका उसने बोला ऐसा सरकार, ऐसा जो ये सरकार कर रही है, इससे सरकार क्या करना चाह रही है, उसका विश्लेषण कीजिए, उसके मूल्य का विश्लेषण कीजिए। किया गया है, वो ये नहीं पूछ रहा क्या ये बात सही है या गलत है, वो कह रहा है किया गया भाई। तो हमें ये बताना है ऐसा करने से होगा क्या, उसका विश्लेषण करना है। पहले आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अब सिंपल सी बात है, अगर एजुकेशन सिस्टम के अंदर सुधार किया गया है तो लोगों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो है, लोगों को जो है अच्छी शिक्षा मिलेगी, लोगों का जो क्या कहते हैं लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो भाई क्या कहते हैं बेटर से बेटर होगा। और क्या होगा इसके अंदर, आप यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहली बात तो, आप यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहली बात तो कि भाई इससे जो है सामाजिक कल्याण में, इससे जो है सामाजिक कल्याण में जो है सबसे पहली बात तो वृद्धि होगी। जब लोगों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छी वेल्थ मिलेगी, तो इससे जो है जो आय, इसमें आप लिखेंगे अब शिक्षा जो है वो ह्यूमन कैपिटल का जो है सबसे बड़ा स्रोत होती है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इससे जो है लोगों को अच्छी शिक्षा, अच्छी हेल्थ जो है इससे लोगों को मिलेगी, स्वास्थ्य व आप यहाँ पे ये लिखिए, आप यहाँ पे ये लिखिए, पॉइंट मैं बताता हूँ। यहाँ पे आप लिखिए मानव संसाधन पर निवेश से अच्छी शिक्षा व स्वास्थ्य, ये वाला पॉइंट लिख दीजिए कि भाई जब लोगों को अच्छी एजुकेशन मिलेगी तो मानव संसाधन में एक तरीके से निवेश किया जा रहा है। मानव संसाधन कौन, हम लोग। अब हम लोगों पे सरकार क्या कर रही है, अच्छी एजुकेशन मिले लोगों को, तो इससे हमें अच्छी शिक्षा मिलेगी, ठीक है। और एजुकेशन सिस्टम में पैसे लगाए जा रहे हैं, तो क्यों लगाए जा रहे हैं, ताकि लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छी हेल्थ होगी, सामाजिक कल्याण होगा। ये आप सारे पॉइंट जो हैं, और जब लोग पढ़ेंगे लिखेंगे अमीर भी गरीब भी, तो इससे क्या होगा, इससे आय तथा संपत्ति का जो पुनः वितरण है, आय की असमानता दूर होगी। आप इसको आय की असमानता दूर लिख सकते हो, ठीक है। आय की असमानता में कमी, ये आप यहाँ पे लिखोगे, ये 3 पॉइंट, ठीक है जी। बहुत अच्छा वो है, ध्यान से समझ लीजिएगा, सीधा क्वेश्चन आ जाता है ऐसे ही। अब वो कह रहा है इसमें हमें बताना है कि भाई कौन सा राजस्व प्राप्ति है, कौन सा पूंजीगत प्राप्ति है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीमा शुल्क। तो शुल्क है, टैक्स है, राजस्व है। भूमि का सरकारी अधिग्रहण, भूमि का सरकारी अधिग्रहण, ये जो है यहाँ पे लिखा गया है। मतलब सरकार ने क्या करा, सरकार ने जो है कोई ज़मीन थी उसको जो है अपने अंडर में ले लिया, तो ये जो है एसिड आएगा सरकार के पास, भूमि का सरकारी अधिग्रहण। ये तो आपका पूंजीगत है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब सरकारी उद्यम को बेच दिया, तो ये तो पूंजीगत है, ठीक है। सीमा शुल्क जो है राजस्व है। भूमि का सरकारी अधिग्रहण, ये जो है गवर्नमेंट एक्विजिशन ऑफ लैंड, भूमि का सरकारी अधिग्रहण। तो यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, देखिए आप इसको ये मत समझिएगा, क्या कहते हैं, एक वो जो लिखा हुआ है ना राजस्व, गैर कर राजस्व में एक आप क्या है एस्चिट जो होती है, ठीक है। एस्चिट जो है, एस्चिट का मतलब जो है वो नहीं है। यहाँ पे जो बात की गई है, मतलब मान लीजिए कोई ज़मीन है, जैसे मान लो सरकार को कोई वो बनाना है, कोई हाईवे वगैरह, कोई फ्लाईओवर वगैरह बनाना है, लेकिन बीच में जैसे मान लो किसी की एक जगह आ जाती है, तो वो जगह की वजह से वो सड़क, वो हाईवे वगैरह जो है वो नहीं बन पाता। तो इसको ठीक करने के लिए
इसको ठीक करने के लिए फिर क्या किया जाता है, ये जिस बंदे की जिस जगह बीच में आ रही है उसको पेमेंट करनी पड़ेगी, तब जाके वो उस जगह से हटेगा। तो उस चीज़ को कहते हैं भूमि का सरकारी अधिग्रहण, कि सरकार उस लैंड को क्या कर रही है, अपने अंडर में ले रही है उसको पेमेंट करके। तो भाई सरकार खर्चा कर रही है, तब जाके वो एसिड वो जगह आ रही है। तो इसलिए ये क्या है, इसलिए ये जो है ये पूंजीगत है, ये एसचिट नहीं है। एसचिट एक अलग कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे सरकार कोई किसी को कोई पैसे नहीं दे रही। उस एसचिट का मतलब होता है, एसचिट का मतलब होता है कि कोई बंदा मर गया, उसका आगे पीछे कोई नहीं था, वो सरकार ने अपने अंडर में ले लिया, कोई पैसा वैसे नहीं देना उसको। लेकिन यहाँ वो बात नहीं की गई है, एसचिट होता तो वो सीधा लिख देता। तो जो ये मैंने आप बताया ये वाली बात चल रही है यहाँ पे। ये हो गया भाई आपका सारा का सारा समष्टि का। अब हम बात करते हैं फटाफट भारतीय अर्थव्यवस्था की। देखिए औपनिवेशिक काल के दौरान बड़े निर्यात अधिशेष के परिणाम की पहचान करें, कि जो बड़े लेवल पे कच्चे माल का निर्यात होता था, इससे क्या, इससे जो है क्या देखने के लिए, इससे जो है इसके क्या परिणाम निकले। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, घरेलू बाजार कच्चे माल से भर गए। घरेलू बाजार, अब घरेलू बाजार से तो कच्चा माल गया, तो ये तो हो नहीं सकता। सोने और चांदी के भंडार में वृद्धि, इसका कच्चे माल से कोई लेना देना नहीं है। आवश्यक वस्तुओं में कमी, ये इसका सही आंसर है, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ से जब कच्चे माल गए तो हमारे पास कमी होगी ना उस चीज़ की, हमारे पास जो है नेचुरल रिसोर्स वगैरह सारे उन्होंने खा गए, तो भाई इससे हमारे पास जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें थी उसमें आपको कमी देखने के लिए मिली, ठीक है। आयात का कोई लेना देना नहीं है। उसने बोला कि जो निर्यात हो रहे हैं उसका परिणाम बता। बड़े औपनिवेशिक शासन के दौरान बड़े निर्यात अधिशेष, अंग्रेज जो है बड़े लेवल पे कच्चा माल भारत से लेके जाते थे, तो उसका परिणाम पूछा है। तो आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, तब जाके जो है आप करिएगा, कहीं गलत कर दीजिए। अब 19वें में क्या कह रहा है, उस वर्गीकरण की पहचान करें जो 1956 की औद्योगिक नीति संकल्प के दायरे से बाहर है। 1956 की औद्योगिक नीति में ऐसी कौन सी बात जो है नहीं की गई है। सार्वजनिक निजी उद्योगों की भागीदारी, ये तो की गई है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग होंगे, ये भी बात की गई है। निजी स्वामित्व वाले होंगे, ये भी बात की गई है। एमएनसी की बात जो है उसके अंदर नहीं की गई है। तो इसका जो आंसर है वो है बी। मतलब आपने अगर पढ़ा हो, उद्योगों का 3 श्रेणियों में वर्गीकरण कर दिया था, ठीक है। जैसे कि कैटेगरी 1 में 17 उद्योग हैं, कैटेगरी बी में 17 उद्योगों को सरकार खोल सकती है, बी में दोनों मिलकर खोल सकते हैं, सी में निजी वाला खोल सकता है। तो भाई ये और ये तो बात की गई है, इसकी बात नहीं की गई है, तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहता है, ये मैं बार बार बताता हूँ कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस तर्क की पहचान कीजिए भारत में कृषि सब्सिडी का समर्थन करता है। सब्सिडी क्यों देनी चाहिए किसानों को, ये हमें जो है यहाँ पे बताना है। तो भाई सब्सिडी इसलिए देनी चाहिए क्योंकि इससे अमीर और गरीब किसानों के बीच जो खाई है उसको क्या होता है, कम करता है, ठीक है। सब्सिडी का समर्थन देना है कि क्यों कर देनी चाहिए सरकार को सब्सिडी गरीब किसानों को। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ए। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के रिगार्डिंग। कह रहा है ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो है वो 1958 में शुरू किया गया था, जिसमें लोगों को ये वो बोला गया कि अपने घर के आसपास, घर के पिछवाड़ों में जो है, पिछवाड़ा में वो वाला पिछवाड़ा नहीं है ये, ठीक है, मतलब कि अपने घरों के आसपास जो है उद्योग लगाए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। वो वाला पिछवाड़ा नहीं है, कहीं अपने वाला पिछवाड़े की बात आ जाए। तो भाई यहाँ पे बात करते हैं, ऐसा यहाँ पे क्या बोलना है, इन पिछवाड़े उद्योगों द्वारा उत्पादित प्राथमिक वस्तुओं की पहचान कीजिए कि ये उद्योग जो हैं किस टाइप के वस्तु जो है, किस टाइप की वस्तुएं उत्पादित करते थे। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है भाई, अच्छे से इसको कर लीजिएगा। तो इसका आंसर जो है वो है ए, ठीक है। जो आपके डेली यूज़ की जो चीज़ें होती हैं, नाशवान खाद्य पदार्थ, उसका जो है ये उत्पादन करते थे। उसके बाद हम बात करते हैं 1970 और 1980 के दशक के दौरान पाकिस्तान द्वारा उन्मुख विकासात्मक पहलों की पहचान करें जिन्होंने आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने में देश में मदद की। मतलब इस टाइम पीरियड के बीच में पाकिस्तान ने वो कौन कौन से चीज़ें अपनाई जिससे उसका जो है विकास हुआ। कृषि में सुधार किया उसने, ठीक है, विराष्ट्रीयकरण किया, आयात प्रतिस्थापन किया, या शिक्षा और स्वास्थ्य में जो है विनिवेश किया। ऐसा जो है क्या किया है,
1970 और 1980 के दशक में। तो इसका जो आंसर है वो है आपका वी राष्ट्रीयकरण। ठीक है, तो वी राष्ट्रीयकरण जो है क्या होता है, आप देख लीजिएगा, इतना लंबा वो है। आप एक होता है राष्ट्रीयकरण, एक होता है वी राष्ट्रीयकरण, एक होता है उद्योगीकरण, एक होता है वी उद्योगीकरण। तो इसका जो आंसर है वो है बी। बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है, कुछ तो कुछ भी कर लीजिएगा, एक एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के रिगार्डिंग। देखिए जी, अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। कहता है कविता जो है ना, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, कविता जो है वो ग्रामीण बैंक में क्या कर रही है, एक किसान डैश नामक एक सरकारी योजना की प्राप्त करता है। कविता एक लड़की है, ग्रामीण भारत में एक किसान है, और वो क्या कर रही है, वो एक योजना से जुड़ी है, एक सरकारी योजना से। और वो योजना क्या करती है, उसे एक बैंक खाता स्थापित करने में मदद करती है। वो योजना के तहत उसका अकाउंट खुलेगा, उसको बीमा मिलेगा, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलेगी और अन्य सामाजिक सुरक्षा के लाभ प्रदान होंगे। तो यहाँ नीचे ही लिखा हुआ है जनसद आधार ग्राम योजना, जनधन योजना, कुटुंबश्री एंड नीचे एक और लिखा हुआ है योजना। नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे तो लिखा हुआ है नाबार्ड। तो नाबार्ड कोई योजना नहीं है, नाबार्ड तो बैंक है। उसने बोला एक कविता एक ऐसी योजना से जुड़ी हुई है जो योजना उसको एक बैंक खाता खुलवाएगी, बीमा देगी, ओवरड्राफ्ट। तो अभी सिंपल सी बात है, कौन सी योजना है, वो जनधन योजना है, जिसमें ये फैसिलिटी मिलेगी सारी की सारी। और ये क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ के जाना, भी नीचे आएगा ये। आगे हम बात करते हैं 22वें के रिगार्डिंग। 22वें क्वेश्चन में कहता है 1994 में 1994 में मौलिक एक लड़का है, ठीक है, 1994 में मौलिक ने भारत सरकार के स्वामित्व वाली एक ऑटोमोटिव निर्माण कंपनी में काम किया। ठीक है भाई साहब, काम किया। इसे जल्दी सरकार द्वारा विनिवेश या निजीकरण कर दिया जाना था, मतलब सरकार इसको बेच डालेगी। मतलब मौलिक वहाँ पे काम कर रहा है और सरकार इसको बेच डालेगी, तो मौलिक को तो अब जॉब चेंज करने की ज़रूरत है। परिणाम स्वरूप मौलिक ने क्या करा, नौकरी शिफ्ट करने की योजना बनाई, क्योंकि कंपनी तो बंद होने वाली है, बिकने वाली है, और अन्य क्षेत्रों की खोज की जो गारंटी दे सकते थे उसे भविष्य में अधिक से अधिक विकास की। अब भाई अगली जॉब देखनी है उसे कि भाई क्या करना है, कैसे करना है। तो उन्होंने देखा कि आगे किस चीज़ का स्कोप है, आगे क्या करना चाहिए जिससे मेरी आगे फ्यूचर के अंदर ग्रोथ हो। 1994 की बात चल रही है, कह रहा है उस समय देश की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति के आलोक में, उस समय 1994 में निम्नलिखित में से कौन सा पेशा, ऐसा क्या काम है जो उसकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। तो उस टाइम जो है आईटी सेक्टर बहुत ही ज़्यादा जो है, ये कह सकते हो ग्रोथ में था। तो उसका जो उसको किस उसमें जाना चाहिए, आईटी सेक्टर के अंदर जाना चाहिए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, अच्छे से करके जाइएगा, बार बार कह रहा हूँ क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद कहता है 23 में एक कथन दे रखा है, शहरी क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं का अनुपात, शहरों में जो महिलाएं काम करती हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है उससे हमेशा कम रहता है। तो मैं 1000 बार बता चुका हूँ कि भाई ये बात ये ठीक है कथन, शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में कमाए वाले रोजगार के अवसर अधिक संख्या में उपलब्ध होते हैं, ये भी ठीक है। दोनों ऑप्शन ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है वो जाएगा सी। ये क्वेश्चन आता ही आता है 3 नंबर का, इसके रीज़न भी आते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसके रीज़न ज़रूर बताना कि इसके रीज़न क्या है, देखूँ आपको कितना पढ़ा है आपने, कि आखिर ऐसा क्यों है शहरों में महिलाएं कम काम करती हैं और गांव में ज़्यादा काम करती है, इसका रीज़न क्या है। 3 नंबर का ये क्वेश्चन है, देखूँ आपको कितना पता है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के रिगार्डिंग। क्वेश्चन में कहता है कि भारत और चीन दोनों ने कृषि समुदाय के निर्माण के साथ औद्योगिक सुधारों की शुरुआत की। क्या ये बात ठीक है, क्या ये बात गलत है? भारत और चीन दोनों ने कृषि समुदाय के निर्माण के साथ, तो भारत ने तो नहीं की भाई साहब, चीन ने करी है, भारत ने नहीं की, ये कथन गलत है। भारत तो सीधा कृषि से सीधा कहाँ चला गया, सीधा वहाँ चला गया सेवा क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ उसने ध्यान नहीं दिया। दोनों देश मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र के आधार पर सभी क्षेत्रों के साथ, दोनों देश
मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र के आधार पर सभी क्षेत्रों के साथ कृषि प्रधान है, कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है। चीन भी और भारत भी, ये भी बात गलत है, चीन कृषि प्रधान देश नहीं है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे तो दोनों स्टेटमेंट जो हैं गलत दे रखी है, तो इसका जो आंसर है डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था में सारे एमसीक्यू बहुत ही ज़बरदस्त हैं। उसके बाद कहता है कि संसाधन जो हैं वो विलुप्त हो रहे हैं, संसाधन जो है वो विलुप्त हो रहे हैं क्योंकि संसाधनों का जो पतन है वो पर्यावरण की डैश क्षमता को पार कर रहा है। तो भाई संसाधन क्यों ख़त्म हो रहे हैं, संसाधन जो है वो क्यों ख़त्म हो रहे हैं, संसाधन विलुप्त हो रहे हैं जी। एक मिनट रुकिए ज़रा, बहुत ऐसे क्वेश्चन है मुझे ही सोचने में जो है टाइम लग जाता है। तो भाई साहब संसाधन जो है वो विलुप्त हो रहे हैं क्योंकि पतन का मतलब होता है डिग्रेडेशन, ठीक है। पर्यावरण की क्षमता को जो है, पर्यावरण की डैश क्षमता को पार कर चुके हैं। तो एक होती है अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, एक होती है केयरिंग कैपेसिटी। ये सामान्य की क्षमता को कहते हैं केयरिंग कैपेसिटी, और इसको जो कहते हैं, इसको कहते हैं हम अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। तो संसाधन क्यों ख़त्म हो रहे हैं, संसाधन जो है क्यों ख़त्म हो रहे हैं क्योंकि हम जो है, देखो केयरिंग कैपेसिटी क्या होती है, वो एक अलग, केयरिंग कैपेसिटी क्या होती है, केयरिंग कैपेसिटी दो बातों पे फोकस करता है, ठीक है, कि संसाधनों का जो शोषण है ना वो उनकी रीजनरेशन से हमेशा कम होना चाहिए, और वेस्टेज उतना ही फैलाएं जितना उसका समाहित करने की क्षमता है, वो केयरिंग कैपेसिटी होती है। केयरिंग कैपेसिटी का आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए। तो संसाधन क्यों ख़त्म हो रहे हैं क्योंकि हम उनका जो ऑब्जॉर्प्शन है वो भाई ज़्यादा कर रहे हैं जितने वो जनरेट नहीं हो पा रहे। तो ये आएगा इसका आंसर बी, समाहित। केयरिंग कैपेसिटी और अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इसका जो आंसर है भाई वो है आपका बी, अब्जॉर्ब। हम संसाधनों को ऑब्जर्व जो है ज़्यादा करें, केयरिंग नहीं। केयरिंग ही तो उन दो बातों पे फोकस करता है कि संसाधनों का शोषण उनका रीजनरेशन से कम हो और वेस्टेज भाई अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी से ज़्यादा फैलाएं, लेकिन हम तो उल्टा कर रहे हैं, शोषण हम ज़्यादा कर रहे हैं। उसके बाद कहता है, इसके और वाला बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, कहता है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2030 में जो है हासिल किए जाने वाले, ये मैंने अपने ग्रुप में क्वेश्चन बता रखा था, ठीक है, जो मेरे से बच्चे लेते हैं क्लास, 17 सतत विकास लक्ष्यों की एक सूची दी है, तैयार की है, जिसमें जो है SDG 7 ये सुनिश्चित करने के लिए है कि सभी के पास पर्याप्त भरोसेमंद, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक जो है पहुँचो। तो कह रहा है डैश जो है SDG 7 को प्राप्त करने की दिशा का एक कदम नहीं है। किसकी बात नहीं की गई है, CNG की, सौर ऊर्जा की, थर्मल पावर की, या किसकी, इसकी बात जो है यहाँ पे नहीं की गई है इसके अंदर, थर्मल पावर की। तो बेटा ये अब थोड़ा आपको अपडेट रहना पड़ेगा, ठीक है। और ये संदीप गर्ग वगैरह में भी लिखा हुआ है, लेकिन ये इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। जो 17 लिखे हुए हैं, कितने उद्योग, कितने लक्ष्यों की बात की गई है, ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं 26वें के रिगार्डिंग। 26वां क्वेश्चन में बड़ा, अब जितने भी आएंगे बहुत, मतलब ये समझ लीजिए इंडियन में ज़बरदस्त MCQ हैं, ज़बरदस्त। उसके बाद कहता है कि भाई एयर इंडिया एक पूर्ण स्वामित्व वाला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम का विनिवेश किया गया और एक निजी संस्था को बेच दिया गया। क्या ये बात ठीक है? क्या ये बात ठीक है या ये बात गलत है? ये यहाँ पे हमें जो है बताना है। और नीचे लिखा हुआ है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम देश में अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए बेचे जाते हैं। क्या ये बात ठीक है, क्या ये बात गलत है? मतलब सरकार जो है जो निजीकरण करती है वो क्यों करती है? ताकि देश के अंदर रोजगार के अधिक अवसर जो हैं वो उपलब्ध हो सके, इसलिए करती है। और दूसरा बोला गया है एयर इंडिया, एक मिनट रुकिए ज़रा। तो क्या ये बात ठीक है, क्या ये बात गलत है? तो यहाँ पे बेटा जो है ये भी बात ठीक लिखी हुई है, ये भी बात ठीक लिखी हुई है, ठीक है। दोनों बातें जो है यहाँ पे ठीक लिखी हुई हैं, ठीक है बेटा। एयर इंडिया अलग है, ठीक है, इंडियन एयरलाइंस अलग है, ठीक है।
आपके भी दिमाग में वो एक इंडियन एयरलाइंस भी है, ठीक है। तो दोनों के बारे में एक जमशेदजी टाटा ने स्टार्ट करी थी। तो सारी आपको ध्यान से समझना है क्या कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल डिटेल में क्वेश्चन पूछा गया है ये। तो दोनों बातें जो है यहाँ पे ठीक लिखी हुई हैं, इसलिए मैं भी सोच वो हो गया कि क्या है ये। तो 26वें का जो आंसर है भाई आपका, दोनों बातें जो है यहाँ पे ठीक लिखी हुई हैं, तो सी जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका। डिसइन्वेस्टमेंट इसलिए करती है ताकि रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त हो, क्योंकि भाई उससे तो लॉस ही जा रहा है। उसके बाद जो है 27वें की अगर हम बात करें तो 27वें में लिखा हुआ है भारत और पाकिस्तान के जीवीए में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान चीन की तुलना में बहुत ज़्यादा कम है। तो सिंपल सी बात है, तो सही बात है, चीन का इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज़्यादा है और इन दोनों का कम है। भारत और पाकिस्तान सीधे कृषि से सेवाओं की ओर बढ़ रहे हैं, ये भी बात ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है, सी इसका जो है आंसर है। ये तो आसान क्वेश्चन है। उसके बाद हम बात करते हैं, प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, सतत विकास को परिभाषित कीजिए। तो मुझे इसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। करंट की जनरेशन की डेवलपमेंट करना और भावी पीढ़ी के लिए कोई नुकसान ना देना, ठीक है। उनके लिए संसाधन वैसे ही रहने चाहिए जैसे कि करंट के लिए, उनके लिए संसाधनों की कमी नहीं होनी चाहिए। सतत विकास को बढ़ावा देना हर किसी का नैतिक दायित्व है, सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। क्या आप दिए गए कथन से सहमत हैं? एक वैध तर्क के साथ जो है पुष्टि कीजिए, ठीक है। तो भाई सही बात है, सबका फ्यूचर है, सबको फ्यूचर के अंदर आज हमारे भी बच्चे होंगे, सबके वो होंगे भाई। हम ही तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने में जो है बाधा उत्पन्न करते हैं। तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कि भाई संसाधनों का ढंग से यूज़ करें, पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाएं, पर्यावरण प्रदूषित ना करें, हम ही जो है इसको अचीव कर सकते हैं। तो दोनों बातें यहाँ ठीक लिखी हुई हैं, ये तो ईजी क्वेश्चन है। उसके बाद हम बात करते हैं 29वें क्वेश्चन के रिगार्डिंग। यहाँ पे कहते हैं अमेज़ॉन जो है अधिक स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय खरीदार, ध्यान से सुनेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। अमेज़ॉन जो है वो अधिक स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय खरीदार और विक्रेताओं को समायोजित करने के लिए भारत में विभिन्न ग्राहक सहायता कंपनियों का आउटसोर्स कर रहा है। उपरोक्त कथन के आलोक में वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित किया है? अब बच्चा कंफ्यूज, तो आप पूछ क्या रहा है, क्या कहना चाह रहा है ये? अगर आपको आउटसोर्सिंग नहीं पता, आउटसोर्सिंग क्या होती है, तो भाई फिर बेकार है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आउटसोर्सिंग के बारे में यहाँ पे लिखना है, ठीक है। आउटसोर्सिंग के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। इससे अर्थव्यवस्था के अंदर जो है जब आउटसोर्सिंग होंगी, दूसरे देशों की कंपनियां आपके देश के अंदर, भारत जो आउटसोर्सिंग का हब बनता जा रहा है, तो भाई रोज़गार के अंदर जो है सबसे पहली बात तो वृद्धि देखने के लिए मिलेगी। वस्तुओं और सेवाओं का जब उत्पादन होगा तो जीडीपी के अंदर जो है आपको वृद्धि देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। एंड क्या कहते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आप लिख देंगे, क्या कहते हैं, एक होता है संगठित क्षेत्र में वृद्धि देखने के लिए मिलेगी। संगठित क्षेत्र में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि, जीडीपी में वृद्धि और औपचारिकताकरण होगा, ठीक है। संगठित क्षेत्र, एक होता है औपचारिक क्षेत्र, एक होता है अनौपचारिक। तो औपचारिकता क्षेत्र के अंदर वृद्धि देखने के लिए मिलेगी। ये तीन चीज़ें आप इसके अंदर लिख सकते हैं, ठीक है जी। मान लीजिए कि आप ग्रामीण भारत के एक छोटे किसान हैं, ऐसे किन्हीं तीन चुनौतियों का उल्लेख कीजिए जिनका सामना आपको जैविक खेती के लिए करना पड़ता है। मतलब जैविक खेती की प्रॉब्लम्स बतानी है कि अगर फार्मर जैविक खेती कर रहा है तो उसे क्या क्या प्रॉब्लम जो है झेलनी पड़ती है। क्या कहते हैं, विपणन की दिक्कत है भाई साहब, सबसे पहली बात तो मार्केटिंग की दिक्कत है, ठीक है। एंड कम उत्पादन होता है इससे, इतने हाई फर्टिलिटी के जो है गुड्स नहीं होते हैं। हानियाँ भी आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। एंड ज़्यादा लेबर की रिक्वायर्ड होती है, अधिक श्रमिक, ये लिख देंगे आप, क्योंकि सब कुछ काम किससे होता है, लेबर से होता है। अधिक श्रमिक की रिक्वायरमेंट होती है। एंड यहाँ पे आप जो है आधारिक संरचना का अभाव, ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आधारिक संरचना का अभाव, अधिक श्रमिक, कम उत्पादन, विपणन में कठिनाई, ये 4 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। जैविक कृषि की कम वो बतानी है कि अगर आप जैविक कृषि करेगा फार्मर तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी। ये क्वेश्चन जैविक कृषि के ऊपर है और ये आउटसोर्सिंग के ऊपर है जी। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के रिगार्डिंग।
क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है, बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं सर इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। क्या कह रहा है, ऐसा क्वेश्चन आना ही आना है। तो कहता है नीचे भारत, चीन और पाकिस्तान से संबंधित कुछ आंकड़े दिए गए हैं। भारत, चीन और पाकिस्तान, इनकी तीनों की जनसंख्या दे रखी है, प्रजनन दे रखी है और शहरीकरण दे रखा है। तो कह रहा है अपने पड़ोसियों के साथ चीन के जनसांख्यिकी आंकड़ों की तुलना कीजिए। पहले आप ध्यान से सुन लीजिए कि उसने पूछा क्या है। उसने बोला है चीन का कंपैरिजन करना है पड़ोसियों देशों के साथ, मतलब चीन का भारत के साथ भी करना है, चीन का पाकिस्तान के साथ भी करना है। और कंपैरिजन किस चीज़ का करना है, जनांकिकी आंकड़ों का। तो ये जो आपको तीनों दे रखे हैं ये जनांकिकी आंकड़े ही हैं। जनसंख्या के बारे में जो आंकड़े होते हैं उसको जनांकिकी आंकड़े ही कहते हैं। तो मैंने आपको ये बता रखा है कि भाई जब भी आपको ये आपके लिए फ्री के नंबर है 4 नंबर, आप इसके एक्सप्लेनेशन कैसे भी लिखेंगे आपको नंबर मिलेंगे। आपकी एक्सप्लेनेशन के अंदर ये डेटा आपका आना चाहिए। कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे सबसे पहले जनसंख्या के बारे में कि चीन की जो जनसंख्या है वो भारत और पाकिस्तान इन दोनों से क्या है, इन दोनों से जो है वो कहीं ज़्यादा है। ठीक है जी, भारत की जो जनसंख्या है वो इतनी है, चीन पाकिस्तान की इतनी और चीन की इतनी है, इस तरह डेटा का लिख दिया। इसकी हो गई एक्सप्लेनेशन पूरी। और फिर आते हैं प्रजनन दर के रिगार्डिंग कि भारत, चीन की प्रजनन दर जो है वो भारत और पाकिस्तान की तुलना में सबसे ज़्यादा कम है। भारत की प्रजनन दर 2.2 है, पाकिस्तान की प्रजनन दर सबसे ज़्यादा 3.6 और चीन की प्रजनन दर सबसे ज़्यादा कम है 1.7। और ऐसा क्यों है आप ये भी लिख सकते हो कि भाई ऐसा जो है एक संतान नीति की वजह से जो है ऐसा है। शहरीकरण की अगर बात करें, लोग शहरों में कितना रहते हैं, तो चीन के अंदर सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, भारत में उससे कम और पाकिस्तान में भारत से ज़्यादा लोग रहते हैं। तो ये डेटा आपकी एक्सप्लेनेशन में आना चाहिए। और अगर वो स्पेशली बोलता कि जी अभी तो उसने बोला जनांक के आंकड़े, तो ये तीनों ही जनांक किए हैं। और अगर वो बोलता कि भाई चीन का अपने पड़ोसी देशों के साथ सिर्फ प्रजनन दर के ऊपर कंपैरिजन करो, तो सिर्फ आपको इसी को डिस्क्राइब करना है, तो फिर इसके बारे में नहीं बताना भाई, आपको फालतू की रामायण कथा नहीं लिखनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे किया जा रहा है आप ध्यान से समझ लीजिए। बहुत सारे ऐसे पूछे कि इस टाइप को कैसे करते हैं, आपकी एक्सप्लेनेशन में आना चाहिए। जो उसने पूछा सिर्फ उसी की एक्सप्लेनेशन देंगे, फालतू की नहीं। अब हम बात करते हैं बेटा बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के रिगार्डिंग। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो ये समझ लो मुझे ही समझने में 2 घंटे लग गए, मुझे ही समझ नहीं आया। देखिए क्या कह रहा है, दुनिया ने एक मिश्रण के साथ साथ 2 प्रकार की आर्थिक प्रणालियों का अनुभव किया है, दिए गए कथन पे विस्तार करें। भाई साहब ये ऐसा क्वेश्चन है, मैंने इसको इतनी बारी रीड कर लिया, मुझे पता ही नहीं चला पूछ क्या कहना क्या चाह रहा है। दुनिया ने हाइब्रिड, पहले तो ये एक वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है हाइब्रिड का मतलब होता है बेटा जो किसी 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, ठीक है, उसको हाइब्रिड कहते हैं। दुनिया ने एक हाइब्रिड सिस्टम के साथ साथ 2 प्राथमिक प्रकार की आर्थिक प्रणालियों का अनुभव किया है, दिए गए कथन पर विस्तार करें। अगर मैं गारंटीड दे सकता हूँ, आप मुझे कमेंट करके बता दो क्या पूछ रहा है, आपको नहीं आएगा समझ, पता ही नहीं पूछ क्या रहा है। अरे मुझे ही समझ नहीं आया, तुम्हें कहाँ से आएगा। जिस बच्चे को आर्थिक प्रणाली का मतलब नहीं पता वो बच्चा इस क्वेश्चन को अटेंड ही नहीं कर सकता है, भूल जाइए। तो आर्थिक प्रणाली, अभी अगर मैं आपको बताऊंगा ना कि इसके अंदर ये लिखना है आप भी हंसोगे कि ये पूछ रहा था इसके अंदर बताओ, गारंटी कह रहा हूँ आप भी हंसोगे क्या पता ये लिखना था इसके अंदर। अभी तो मुझे ही समझ नहीं आ रहा पूछना क्या, ना आपको समझ आ रहा होगा पूछना क्या, लेकिन अब मैं इसमें अब बताऊंगा कि इसके अंदर ये लिखना है तो फिर आप भी हंसोगे। आर्थिक प्रणाली का मतलब होता है 3 तरीके की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। एक होती है पूंजीवाद आर्थिक प्रणाली, एक होता है समाजवाद और एक होती है मिश्रित। तो उसने बोला दुनिया ने एक मिश्रण के साथ साथ, हाइब्रिड सिस्टम कौन सा होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, उसके साथ साथ 2 प्राथमिक प्रकार की आर्थिक प्रणाली, प्राथमिक प्रकार की कौन सी, पूंजीवाद और समाजवाद, इसका अनुभव किया है। दिए गए कथन पर विस्तार कीजिए। इसके अंदर बेटा आपको पूंजीवाद अर्थव्यवस्था कौन सी होती है और समाजवाद अर्थव्यवस्था कौन सी होती है वो आपको यहाँ पे जो है बताना है। बताओ, अगर आपको आर्थिक प्रणाली का मतलब ही नहीं पता तो फिर तो भूल जाओ, आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, समझ ही नहीं आएगा बोल क्या रहा है भाई। तो लैंग्वेज का चक्कर है सारा का सारा, बेस बिल्कुल बेस आपका क्लियर होना चाहिए।
उसके बाद कहता है संपेक्ष में वर्णन करें कि हरित क्रांति के कार्यान्वयन में सरकार को क्यों हस्तक्षेप करना पड़ा और छोटे किसानों की रक्षा के लिए विभिन्न कदम जो है वो जो है क्यों उठाए गए, ये आपसे जो है पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, पहले पूंजीवाद अर्थव्यवस्था क्या होती है, समाजवाद अर्थव्यवस्था क्या होती है, और उसके बाद आप लिखेंगे भारत की कौन सी अर्थव्यवस्था है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करेंगे, और भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को क्यों अपनाया, ये सारी की सारी रामायण कथा आप इसके अंदर जो है लिख देंगे। ठीक है जी। उसके बाद ये कहता है, कहता है कि हरित क्रांति में सरकार ने जो है क्यों हस्तक्षेप करना पड़ता है और छोटे किसानों के लिए सरकार को क्यों जो है रक्षा वगैरह करनी पड़ती है, ये आपको जो है इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। तो भाई किसानों को जो है हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स जो है कि क्या कहते हैं, हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स जो है छोटे किसान छोटे फार्मर खरीद सके, सिंचाई सुविधाएं सरकार उनको उपलब्ध करा सके, खाद उर्वरक कीटनाशक दवाइयाँ ये सब चीज़ें जो है उनको छोटे किसानों को मिल सके, ये सब चीज़ों की फैसिलिटी के लिए सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं वो कॉस्टली होती हैं। जो स्मॉल फार्मर जो होते हैं, सीमांत किसान जो होते हैं, वो उनको इतने हाई प्राइस पे जो है बाय नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी। एंड इनको सरकार जो है बहुत ही चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे के सब्सिडी वगैरह प्रदान करती है, ताकि ये खाद उर्वरक इन सब चीज़ों को ये खरीद सके, मशीन वगैरह इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि छोटे किसानों की रक्षा के लिए विभिन्न कदम जो है क्यों उठाए गए हैं, इसलिए उठाए गए हैं भाई कि क्योंकि भारत में मोस्टली जो किसान हैं वो छोटे हैं और सीमांत किसान हैं। अगर इनका ध्यान नहीं रखा जाएगा तो जो बड़े लेवल के किसान हैं वो उनका जो है फिर शोषण करने लगेंगे, अमीर किसान और अमीर होता रहेगा और गरीब किसान और ज़्यादा जो है गरीब होता रहेगा। ठीक है, इन सब चीज़ों को ऐसा क्यों कर रही है किसान, ऐसा सरकार जो है क्यों कर रही है कि सरकार उनको सब्सिडी देती है और सरकार इनको चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देती है, ताकि ये खाद उर्वरक कीटनाशक दवाइयाँ, पहले तो आपको देखो क्या लिखा हुआ है हरित क्रांति के कार्यान्वयन में, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए हरित क्रांति किस चीज़ पे फोकस करती है। हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स का यूज़ करना, खाद उर्वरक कीटनाशक दवाइयाँ, मशीनरीकरण, इन सब चीज़ों पे। लेकिन छोटे किसान इसको खरीद सकते हैं नहीं, क्योंकि ये कॉस्टिंग होती है। तो सरकार इनको क्या करती है और क्यों करती है ये आपको बताना है। तो सरकार इनको सब्सिडी देती है, लोन देती है, ताकि छोटे किसानों का इनको बाय कर सकें, उत्पादन कर सकें और उनका रिस्क वगैरह जो है वो कम हो सके, इसलिए से सरकार ऐसा करती है। वरना तो अमीर किसान और अमीर होता रहेगा और गरीब और गरीब। उसके बाद बेटा फिक्स क्वेश्चन, प्रवासन और सामाजिक चिकित्सा को मानव पूंजी में निवेश के रूप में क्यों देखा जाना चाहिए, कारण सहित उत्तर दीजिए। मानव पूंजी के स्रोत का क्वेश्चन है ये, सीधा सीधा। प्रवासन क्या होता है और हेल्थ पे पैसा क्यों खर्च करना चाहिए। ठीक है, स्वास्थ्य पर व्यय और प्रवासन पर व्यय, ये दोनों मानव पूंजी निर्माण के स्रोत क्यों हैं, ये यहाँ पे आपको बताना है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, फिक्स टॉपिक मैं आपको इंपॉर्टेंट में बता चुका हूँ। आएगा ही आएगा गारंटीड, 5 में से 1 3 नंबर का आएगा ही आएगा, 4 का। अब देखिए बेटा यहाँ पे एक रामायण कथा यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, ये कुटुंब श्री क्या है ऊपर पढ़ लीजिएगा, लेकिन हमारा यहाँ कोई लेना देना नहीं है। पहले हम नीचे बात करते हैं। नीचे बोला गया है स्वयं सहायता समूह जो होते हैं ना, गरीबों को ऋण आवश्यकता को पूरा करने में स्वयं सहायता समूह की भूमिका बताइए। तो स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये यहाँ रामायण कथा सब लिखी हुई है। ठीक है, तो ये ग्रुप होता है छोटे छोटे, इसमें जो है बहुत ही चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको गरीबों ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर छोटे किसानों को लोन दे देते हैं, बिना गिरवी के लोन दे देते हैं। इनकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा कम होती हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होता है ये भूमिका बतानी है। सेल्फ हेल्प ग्रुप की क्या कहते हैं इम्पोर्टेंस बतानी है। तो इससे जो है क्या कहते हैं, जो मैंने आपको बताया भाई बिना सिक्योरिटी के, बिना किसी लीगल फॉर्मेलिटी के, बिना चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल रहा है, तो भाई इससे किसानों की बहुत ज़्यादा मदद होती है, खुद का काम खोल सकते हैं और जिस भी चीज़ के लिए उसको लोन चाहिए वो सब आप कर सकते हैं। ठीक है, इससे किसानों को लोन लेने में आसानी होती है, अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं और फीमेल्स को ज़्यादा इनिशिएट करते हैं। ये सब चीज़ें यहाँ पे ऊपर भी लिखा हुआ है, यहाँ से भी आप रीड आउट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बी वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है,
इसके बी वाले पार्ट में ये लिखा हुआ है, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, तो इसको आप अच्छे से करके जाइएगा, इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। और ऐसे माइक्रो क्रेडिट सिस्टम की कुछ कमियां बताइए, तो ये जो है मतलब इतने अभी बड़े लेवल पे इनिशिएट नहीं हुए हैं, ठीक है, और लॉन्ग टर्म क्रेडिट और बड़े अमाउंट में ये इतना क्रेडिट जो है नहीं दे पाते हैं, ठीक है। चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे छोटे मोटे लोन ही दे पाते हैं, छोटी छोटी बचतों को ही प्रोत्साहित करके अपना ग्रुप वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको लिखनी है, 3 नंबर इसमें लिखने हैं, 3 नंबर इसमें लिखने हैं, तब जाके 6 मिलेंगे, 3 पॉइंट इसमें और 3 पॉइंट इसमें। तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग मार्किंग कैसी है उसके हिसाब से आपको करना है। और ये बुक में भी लिखा हुआ है टी आर जैन के अंदर, आप सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके और में लिखा हुआ है आधुनिकीकरण जो है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आधुनिकीकरण का तात्पर्य केवल नई तकनीक के उपयोग से नहीं है, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण के बदलाव से भी है। इसका जो है मतलब क्या है, इसका मतलब ये है भाई, मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहा है ये यहाँ पे, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है, लोगों की थिंकिंग को चेंज करना, जैसे कि लाइक फीमेल नहीं पढ़ने जाएगी, बस पढ़ लिया 12वीं हो गई इसकी शादी करेंगे, लिंग भेदभाव जो होता है, तो ऐसी लोगों की थिंकिंग को चेंज करना भी, ऐसी लोगों की थिंकिंग को चेंज करना भी मॉडर्नाइजेशन कहलाता है या नहीं कहलाता, कहलाता है, ठीक है। तो कह रहा है उपरोक्त कथन का उन मुख्य विचारों के संदर्भ में विश्लेषण करें जिन्हें सरकार ने नए स्वतंत्र भारत में बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा था। उपरोक्त कथन का उन मुख्य विचारों के संदर्भ में विश्लेषण करें जिन्हें सरकार ने नए स्वतंत्र भारत में बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा था। ये यहाँ पे जो है बात की गई है। तो यहाँ पे क्या क्या लिखना है आपको, यहाँ पे आपको लिखना है कि भाई पुरुष और महिलाओं को जो है इक्वल की समानता देनी चाहिए। ये जो है नए स्वतंत्र भारत में बात की गई है कि मेल और फीमेल को जो है इक्वल की इक्वालिटी जो है दी जाएगी, ठीक है जी। एंड क्या कहते हैं, जो भी आधारिक संरचना है, बेसिक आधारिक संरचना, वो जो है देश के अंदर उपलब्ध कराई जाएगी। एंड संसाधनों का जो है अनुकूलतम उपयोग और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सही तरीके से किया जाएगा। ये सारी की सारी चीज़ें आप इसके अंदर जो है लिख सकते हैं, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आ सकता है। इसकी मार्किंग स्कीम भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैं होगा तो इसी के अंदर लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्रॉपर आंसर क्या लिखना है वहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन वो इंग्लिश में होगा। पॉइंट आप जो है उसको हिंदी में देख लीजिएगा बनाकर कैसे लिखना है। अब आते बेटा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रिगार्डिंग, बेरोजगारी की कुछ आर्थिक लागतों की सूची बनाइए। ज़बरदस्त क्वेश्चन भाई साहब, घुमाई दिया, पूछ क्या रहा है, बेरोजगारी की कुछ आर्थिक लागतों की सूची बनाइए। अब आप फिर वही हंसोगे आप, क्या लिखना क्या है इसमें। आपने अगर बेरोजगारी वाले चैप्टर के अंदर एक पीछे टॉपिक दे रखा है बेरोजगारी के आर्थिक परिणाम, सामाजिक परिणाम, वो ये आर्थिक लागत जो लिखा है ना, तो उसके आर्थिक परिणाम लिखने हैं कि अगर बेरोजगारी हो रही है तो इससे क्या क्या होगा देश के अंदर। इसके आर्थिक परिणाम के अंदर आप लिखेंगे जीडीपी कम होगी, लो प्रोडक्शन होगी, गवर्नमेंट का रिवेन्यू कम होगा, मानव पूंजी का सही तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। ये आपको लिखना है। जैसे इसने आर्थिक पूछा है ना, ऐसे ही ये सामाजिक भी पूछ सकता है। तो भाई कुछ भी आ सकता है, कुछ भी टॉपिक आप छोड़ के नहीं जा सकते। देख लीजिए क्या लिख दिया उन्होंने, ऐसा आर्थिक लागत लिख दिया, सामाजिक लागत भी पूछ सकता है, आर्थिक परिणाम भी लिख सकता है, राजनीतिक सामाजिक परिणाम भी लिख सकता है। 3 परिणाम दे रखे हैं बुक में। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के रिगार्डिंग। यहाँ पे एक रामायण कथा दे रखी है, ठीक है। तो इसमें कहता है, पहले पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। 1980 के दशक की शुरुआत में पूरे देश में कपड़ा मिलें जो हैं वो बंद होने लगी। मुंबई जैसी कुछ जगहों पर मिलें तेज़ी से बंद हो रही थी। अहमदाबाद में बंद करने की प्रक्रिया लंबी खींची गई और 10 साल तक चली। इस अवधि में लगभग 80,000 से अधिक स्थानीय श्रमिक और 50,000 से अधिक अस्थायी श्रमिकों ने अपनी नौकरियां खो दी और अनौपचारिक क्षेत्र में धकेल दिया गया। शहरों में जो है आर्थिक मंदी नहीं है, मंदी है, और सार्वजनिक गड़बड़ी, विशेष रूप से सांप्रदायिक दंगों का अनुभव किया। श्रमिकों के एक पूरे वर्ग को, मध्यम वर्ग के आपस में असंगठित क्षेत्र में गरीबी में धकेल दिया गया। बड़े पैमाने पर शराबबंदी, आत्महत्या हुई, बच्चों को स्कूलों से निकालकर काम पर भेजा गया। ये यहाँ पे एक रामायण कथा लिखी है 1980 में क्या क्या हुआ।
दिए गए संकट से निपटने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं में सूचीबद्ध प्राथमिक लक्ष्यों का लक्ष्य कैसा था, ये यहाँ पे जो है आपको इसके अंदर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा आपको कुछ नहीं पूछ रहा है, ये यहाँ पे आपको जो है क्या बोल रहा है, पंचवर्षीय योजनाओं में सूचीबद्ध प्राथमिक लक्ष्यों का लक्ष्य कैसा था। आपको यहाँ पे पंचवर्षीय योजना के जो उद्देश्य हैं ना, ये कुछ रामायण कुछ नहीं, आप हंसोगे इसमें लिखना क्या है, समझ ही नहीं आ रहा होगा, ऊपर तो पैराग्राफ लिख दिया हमने। आपको यहाँ पे पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य लिखने हैं। क्या क्या लिखना है यहाँ पे आधुनिकीकरण और आपका जो है आत्मनिर्भर, समानता, समृद्धि, 4 होते हैं ना, 4 पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य, वो लिखने हैं। वही तो पूछा उसने, पंचवर्षीय योजनाओं के अंदर जो लक्ष्य हैं उनको कैसे निर्धारित किया गया है, ये सब चीज़ों को देखते हुए। तो 4 उद्देश्य यहाँ पे आपको लिख देने हैं। अगला बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, मंदी और बेरोजगारी। बंदी नहीं कह रहा, बंदी भी वैसे बेरोजगार कर ही देती है, मंदी की बात हो रही है यहाँ पे। कह रहा है मंदी और बेरोजगार साथ साथ चलते हैं, जैसे तुझे मेरी ज़रूरत है मुझे तेरी ज़रूरत है, वही बात चल रही है भाई साहब। तो कह रहा है इसको क्या ये बात ठीक है, क्या ये बात गलत है। तो बेटा ये बात बिल्कुल ठीक लिखी गई है। जब मंदी होती है लोगों के काम धंधे चले जाते हैं, बेरोजगारी होती है, काम धंधा नहीं होता, आय कम होती है, आपको बनाकर लिखना है। ठीक है, कोई ऐसा वो नहीं है। तो मंदी क्या होती है और बेरोजगारी क्या होती है, इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक संबंध होता है। तो ये आपको बनाकर लिखना, और ये कॉमन सेंस की चीज़ है, कुछ भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं। ये मंदी हुई तो लोगों को काम धंधों से हटाया गया, ये ऊपर मंदी की तो बात की गई है, मंदी हुई लोगों को काम धंधों से हटाया गया। तो क्या ये बात ठीक है, क्या ये बात गलत है? तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। मंदी होती है जब अर्थव्यवस्था के अंदर मांग बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, उत्पादन वगैरह बिल्कुल डाउन हो जाता है, तो उद्योग वगैरह बंद होते हैं, जिसकी वजह से बेरोजगारी हो जाती है। और बेरोजगारी क्यों होती है? क्योंकि मांग कम है। और मांग क्यों कम है? क्योंकि लोगों के पास काम धंधा नहीं है। तो इन दोनों के बीच में ये एक क्या कहते हैं, निम्न स्तरीय संतुलन जाल में अर्थव्यवस्था फंस जाती है। तो ये आपका जो है भाई 34वां क्वेश्चन है, ये इसके अंदर करना था। ऐसा क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा। आई होप आपको पूरा पेपर जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।